अभिमन्यु जो कि बाथरूम के डोर के सामने ही खड़ा हुआ था, उसने उसके हाथ को पकड़ लिया और खींचकर अपनी तरफ कर लिया, जिससे अविका तुरंत अभिमन्यु की बाहों में आ गई। अभिमन्यु उसकी तब देखकर बोला, वाइफी इतना शर्मा क्यों रही हो, मैं तुम्हारा हूँ और तुम मुझे कभी भी देख सकती हो। अविका के गाल हो चुके थे, वो हकलाते हुए बोली, वो मुझे सावर लेना है और मॉम कभी भी हमें नीचे डिनर के लिए बुला सकती हैं। अभिमन्यु बोला, हाँ तो ठीक है, फिर हम सावर साथ में ले लेते हैं, क्यों क्या कहती हो। अविका हैरान होकर बोली, बट आपने अभी तो शावर लिया है ना, तो फिर आप दोबारा से शावर क्यों लेंगे। अभिमन्यु अविका के होठों को हल्के से किस करते हुए बोला, क्योंकि तब मेरे साथ तुम होगी तो मजा दोगुना हो जाएगा। कहकर उसने अविका को अपनी गोद में उठा लिया और उसे बाथरूम में लेकर चला गया। लगभग 45 मिनट के बाद बाथरूम का डोर खुला और अविका बाथरोब पहनकर बाहर आए। उसके साथ ही अभिमन्यु भी बाहर आया, लेकिन अभी अविका का चेहरा पूरा कश्मीरी सेब की तरह लाल हो चुका था और वहीं अभिमन्यु अविका की क्यूट से हरकतें देखकर मुस्कुरा रहा था। अभिमन्यु वहां से डायरेक्ट चेंजिंग रूम में चला गया और अविका ने रूम में ही अपने कपड़े चेंज कर लिए। अभिमन्यु चेंज कर बाहर आया तो अविका अपने बाल बना रही थी, पर वो अपने बाल बना ही नहीं पा रही थी। वो अपने हाथों को देखकर बोली, जो कि लाल हो चुके थे, ये मन्यु भी ना। वो आगे कुछ कह पाती कि पीछे से आवाज आई, हाँ मैं क्या। अविका ने जैसे ही अपने पीछे अभिमन्यु को देखा, उसकी सांसें थम गई। वो पीछे घूमकर अभिमन्यु की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, नहीं नहीं कुछ नहीं, एक्चुअली मुझे अपने बाल नहीं सुलझा मिल रहे हैं और मॉम कभी भी हम दोनों को बुलाने के लिए किसी को भी भेज सकती हैं। अभिमन्यु ने अविका की कमर पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और उसके चेहरे को देखकर बोला, वो अभी डैड के रूम में गई हैं। अविका हैरानी से बोली, अरे लेकिन आपको कैसे पता कि मॉम अभी डैड के रूम में गई हैं। अभिमन्यु अविका के बाल सुझाते हुए बोला, बस बता रहा हूँ। कहकर वो उसके बालों को सुझाने लगा। वहीं नेहा राजवीर जी को बुलाने आई तो उन्होंने देखा कि राजवीर जी अभी सोफे पर बैठकर अपना काम कर रहे थे और पूरे कमरे में अभी पेपर ही पेपर फैले हुए थे। अपने रूम मतलब बेडरूम की ये हालत देखकर नेहा हैरानी से कभी राजवीर जी को देखती, जो कि अभी भी काम करने में व्यस्त थे, और कभी रूम को, जिसका हाल कारकने से भी ज्यादा बुरा हो चुका था। नेहा सारे पेपर से बचते बचाते कैसे भी करके राजवीर जी के सामने पहुंचे और अपने दोनों हाथ बांधकर राजवीर जी की तरफ देखने लगे। वही राजवीर जी जो कि अभी काम करने में इतनी ज्यादा व्यस्त हो चुके थे, जब उन्होंने अपने ऊपर किसी की नज़र महसूस की तो उन्होंने नज़र उठाकर नेहा को देखा, जो कि उन्हें ही घूर रही थी अपनी तरफ। नेहा को इस तरह देखकर वो थोड़ा सा सकपका गए, पर जब उन्होंने ध्यान दिया कि उन्होंने अभी रूम की क्या हालत बना दी है तो वो एम्बैरस होकर नेहा की तरफ देखने लगे। नेहा राजवीर जी की तरफ घूरते हुए बोली, मिस्टर सिंह आप शायद भूल रहे हैं कि अब इस रूम में मैं भी रहती हूँ और अभी फिलहाल ये रूम हमें रूम से ज्यादा कबाड़खाना लग रहा है। हम आपको यहाँ लंच के लिए बुलाने आए थे, पर हमें नहीं लगता कि अभी आप लंच करने नीचे जा पाओगे। राजवीर जी हैरान होकर बोले, क्यों भाई क्यों, मैं लंच करने के लिए नीचे क्यों नहीं आ पाऊंगा, चलो मैं भी चलूंगा। कहकर वो खड़े होने लगे। नेहा जल्दी से अपना हाथ दिखाकर बोली, जी नहीं मिस्टर सिंह, आप जब तक लंच करने के लिए नीचे नहीं आओगे जब तक आप इस रूम हुलियत ठीक नहीं कर देंगे। राजवीर जी हैरान होकर बोले, अरे लेकिन ये सब करने के लिए मेड है, वो कर देंगी और मुझे वैसे भी अभी बहुत तेज भूख लगी है। नेहा रूम से बाहर जाते हुए बोली, हमें कुछ नहीं सुनना है, जब गंदगी आपने की है तो साफ भी आप ही करेंगे। इन सारे पेपर्स को अपनी अपनी जगह रखकर और फिर नीचे लंच करने के लिए आइए। कहकर वो रूम से बाहर चली गई। राजवीर जी ने एक नज़र बंद डोर की तरफ देखा और पूरे रूम को देखकर खुद से ही बोले, मतलब ये तो हद होती है, पहले ये कितनी सीधी थी और मुझसे बोलती भी नहीं थी, और जब से ये मेरी वाइफ बनी है तब से ये तो बहुत चेंज हो गई है। सीरियसली ये मुझे करना पड़ेगा, पर सिचुएशन को देखते हुए भी खुद से ही बोले, कर ले राजवीर, वरना पता चले कि तुझे खाना खाने के लिए आज ना मिले और भूखा ही सोना पड़े। अब जब वो मेरी बीवी बन गई है तो वो अपने नखरे तो दिखाएंगी। कहकर वो सारे पेपर्स को सही करने लगे। डाइनिंग टेबल पर पीहू, नेहा, अविका और अभिमन्यु चारों लोग आ चुके थे। अविका नेहा की तरफ देखकर बोली, मॉम डैड कहाँ है, वो अभी तक लंच करने के लिए क्यों नहीं आए। नेहा बात संभालते हुए बोली, अरे तुम्हारे डैड अभी बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिस का काम कर रहे हैं इसलिए नहीं आ पाए, आते ही होंगे। कहकर हल्का सा मुस्कुरा दी। पीहू हंसते हुए बोली, लो आ गए अंकल। सब लोग राजवीर जी की तरफ देखने लगे, जो कि अपने हाथ की आस्तीन सही करते हुए आ रहे थे। अविका राजवीर जी की तरफ देखकर हल्की सी नाराजगी में बोली, ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट ऑफिस का काम आ गया जो कि आप लंच करने के लिए भी नहीं आ सके। काम से इम्पोर्टेंट सेहत होती है। डॉक्टर सिंह, आप तो कभी भी ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर पर लेट नहीं आते हो, फिर आज ये अजूबा कैसे हो गया। राजवीर जी ने एक नज़र नेहा को देखा तो नेहा ने अपनी नज़रें चुरा ली। राजवीर जी चेयर बैठकर बोले, अविका बेटा, आज का काम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, अगर मैं वो काम नहीं करता तो मुझे लंच भी नहीं मिलता। अविका हैरान होकर बोली, ऐसा क्या काम था जो काम नहीं होता तो आप लंच नहीं कर सकते थे।
राजवीर जी लंच करते हुए बोले कुछ नहीं बेटा वो मैं रूम वो आगे कुछ कह पाते कि अचानक नेहा खांसने लगी। राजवीर जी उनको पानी देते हुए बोले अरे सही से खाना खाए। नेहा ने अपनी आंखें दिखाते हुए उसे शांत रहने का इशारा किया तो राजवीर जी को याद आया कि वह भी फ्लो में क्या बोले जा रहे थे। उन्होंने हाथ से जलाया और सारे लोग लंच करने लगे। हॉस्पिटल में वैभव नींद से जाग चुका था और डॉक्टर उसका चेकअप कर रहे थे। चेकअप काम करने के बाद डॉक्टर उस नर्स की तरफ देखकर बोले जो कि अभी अपने हाथों में सूप का बाउल लेकर खड़ी हुई थी, नर्स अब आप इन्हें लंच करा दीजिए। और नर्स ने हाँ में सिर हिलाया और वो जैसी आगे बढ़ने को हुई कि पास में खड़ी पायल नर्स को रोकते हुए बोली रोको कहकर वो नर्स के पास आकर उसके हाथों से वो सूप का बाउल लेकर बोली इसे मुझे दे दो और तुम यहाँ से जाओ, मैं वैभव को लंच करा दूंगी। वैभव थोड़ा हैरानी से पायल को देखने लगा। डॉक्टर के इशारे पर नर्स वहां से चली गई और डॉक्टर भी वहां से चले गए। पायल सूप का बाउल लेकर वैभव के पास जाकर बैठ गई और उसका उठाकर वैभव को सूप पीने का इशारा किया तो वैभव ने हिचकिचाते हुए उसको पी लिया। वो पायल की तरफ देखकर बोला मिसेज राय सिंघानिया आप प्लीज रहने दीजिए, नर्स मुझे सूप पिला देगी। पायल हल्की सी नाराजगी में बोली क्यों, मैं नहीं खिला सकती हूँ। और ये क्या मिसेज राय सिंघानिया लगा रखा है, मैं अभिमन्यु की मॉम हूँ तो तुम्हारी भी मॉम हुई, इसलिए मुझे मॉम कहो, ये मिसेज राय सिंघानिया तो बिल्कुल मत कहो। वैभव पायल की तरफ देखकर बोला सॉरी मिसेज राय सिंघानिया, पर ये वर्ड्स बोलने के लिए मुझे आपने ही कहा है और मैं दोबारा फिर से आपके ताने नहीं सुन सकता हूँ। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आपके सवालों का जवाब दे सकूं। पायल वैभव की बात सुनकर बहुत हैरान और उदास हो गए पर उन्होंने खुद को संभाला और वो वैभव को चुपचाप सूप पिलाने लगी। वैभव पायल को शांत देखकर खुद से ही बोला मुझे पता लगाना होगा कि ये इन मिसेज राय सिंघानिया को अचानक मुझ पर इतना प्यार कैसे आने लगा। तनुजा मुखर्जी अभी अपने रूम में आराम से सो रही थी कि अचानक उसके कान में अपनी फ़ोन की आवाज़ आई। दरअसल अभी उसके फ़ोन पर किसी का कॉल आ रहा था और अपने फ़ोन की आवाज़ सुनकर उसके चेहरे पर चिड़चिड़ापन साफ साफ दिखने लगी। उसने बिना देखे अपना फ़ोन उठाया और कान पर लगाते हुए गुस्से में बोली कौन कमबख्त है जिसे अभी मुझे कॉल किया है, सुबह सुबह ज़रूरी है किसी को कॉल करना, मतलब ये भी तो ध्यान में रखना चाहिए कि सामने वाला बंदा सोता होगा लेकिन नहीं। अचानक उसके कानों में दूसरी तरफ से मैसेज अवस्थी की आवाज़ आई हेलो तनुजा, आई एम सॉरी बेटा, मैंने तुम्हें जगा दिया बट सुबह के नहीं बल्कि दोपहर के 12:30 बज चुके हैं तो मुझे लगा तुम जाग चुकी होगी और फिलहाल मैं अभी तुम्हारी सास बोल रही हूँ। मैसेज अवस्थी की आवाज़ सुनकर तनुजा की नींद एक पल में गायब हो गई और वो अपना सिर पकड़कर उठकर बैठ गई और फ़ोन पर हैरान होकर बोली अच्छा दोपहर के 12:30 बज चुके हैं तो फिर आंटी आपने मुझे कॉल क्यों किया, कुछ हुआ है क्या? मिसेज अवस्थी हल्के से मुस्कुराते हुए बोली कुछ हुआ तो नहीं है बट अगर तुम इसी तरह से अपने घर पर सोती रहोगी तो अवस्थी हाउस में भूकंप जरूर आ सकता है। एक्चुअली देवांश बार बार तुम्हें फ़ोन ट्राई कर रहा था बट तुमने उसका फ़ोन ही नहीं उठाया और मजबूरी में इसलिए उसने मुझे कॉल किया, बेटा उससे जाकर मिल तो लो। तनुजा गुस्से में बोली कोई ज़रूरत नहीं है उस खड़ूस के पास मुझे जाने की, देखा नहीं उस दिन उस नर्स की बात सुनकर कैसे उसकी साइड ले रहा था जबकि मैं भी पास में खड़ी थी और वो नर्स कैसे उसे प्यार से घूर रही थी। उसे बहुत शौक है ना लड़कियों के बीच में रहने का तो उसे उन लड़कियों के बीच में रहने दीजिए, मुझे कहीं नहीं जाना। मिसेज अवस्थी हंसते हुए बोली बेटा इतना गुस्सा अच्छी बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम मेरे बेटे से गुस्सा नहीं हो सकती हो, तुम रहो जरूर गुस्सा रहो पर प्लीज़ अभी उसके पास चली जाओ। अभी उसकी हालत इतनी अच्छी नहीं हुई है कि वो अभी कहीं भी घर से बाहर निकल सके और जिस तरह से तुम 3 दिनों से उससे बात नहीं कर रही हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो तुम्हारे घर पर आ जाएगा। फिर तुम क्या ये चाहती हो कि उसे और भी ज़्यादा परेशानी हो? तनुजा जल्दी से बोली अरे नहीं नहीं आंटी, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ और उसका कोई भरोसा भी नहीं है, क्या पता वो सच में मेरे घर आ जाएं। ओके आंटी मैं आपको बाद में कॉल करूँगी, फिलहाल मैं फ्रेश होने जा रही हूँ, वैसे भी सुबह के नहीं सॉरी दोपहर के 12:30 बज चुके हैं। मिसेस अवस्थी ने हंसते हुए कॉल काट दिया। सूप फिनिक्स करने के बाद पायल जैसे ही उठकर जाने को हुई कि अचानक बोर्ड का दरवाजा खुला और मिसेज और मिस्टर झा दोनों पीहू के साथ बोर्ड के अंदर आए। पीहू जिसके चेहरे पर अभी अपनी मम्मी पापा को मिलकर खुशी साफ साफ झलक रही थी, वो वैभव की तरफ देखकर बोली वैभव देखो कौन आया है। वैभव ने जब मुड़कर देखा तो वो मिसेज और मिस्टर झा को देखकर हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला गुड आफ्टरनून मॉम डैड। वही पायल के दिल में अचानक सा दर्द होगा क्योंकि आज उसका खुद का बेटा उसे मिसेज राय सिंघानिया कहकर बुला रहा था और किसी दूसरे को मॉम बुला रहा था। उसने खुद को संभाला और वो सोफे पर जाकर बैठ गई। मिसेज झा बैंक के पास आकर उसके सिर पर हाथ फिराते हुए बोली कैसे हो वैभव, और इतनी तेज कार क्यों ड्राइव करते हो कि तुम्हें इतनी चोट लग गई? वैभव मिसेज झा की बात सुनकर हैरानी से बोला कार एक्सीडेंट, कहकर उसने पीहू को देखा तो उसने शांत और कुछ ना बताने का इशारा किया तो वैभव सिचुएशन को संभालते हुए बोला सॉरी मॉम मैंने ध्यान नहीं दिया।
मिसेज झा मुस्कुराते हुए बोली कोई बात नहीं है बेटा, पर आगे से ध्यान रखना अपना, कहकर वो मिस्टर झा को घूरते हुए बोली अब आप भी कुछ बोलिए। मिस्टर झा अपनी पत्नी की तरफ देखकर बोले सब कुछ तो आपने बोल दिया, अब मैं क्या बोलूं, फिर भी बोल देता हूं, कैसे हो वैभव। वैभव हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला ठीक हूं मैं। पायल जिसकी आंखों में आंसू थे वो विक्रम के पास आकर बोली हमारा वैभव कितना बदल गया है, वो मुझसे मॉम नहीं कह रहा है जबकि मैं उसकी मॉम हूं और वो किसी और को अपनी मां को बोल रहा है, पता है मुझे कितना बुरा लग रहा है। विक्रम हालात को समझते हुए बोली पर हुआ तो ये तुम्हारी वजह से है ना, तुम ही हमेशा उसे मैसेज राय सिंघानिया कहने के लिए कहती थी ना, और अब जब वो कह रहा है तो तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है। पायल अपने आंसू साफ करते हुए बोली बुरा लग रहा है क्योंकि वो मेरा बेटा है, और तब मैं इसलिए उससे मॉम ना कहने के लिए कहती थी क्योंकि मुझे पता नहीं था कि तब वो मेरा बेटा है, बट अब तो मुझे पता है कि वो मेरा बेटा है, तो मुझे कैसे बुरा नहीं लगेगा जब वो किसी और के लिए मॉम कहेगा और मुझे मैसेज सिंघानिया कहेगा। जब मिस्टर झा और मिसेज झा ने देखा कि रूम में अभी उनके सिवा भी कोई और मौजूद है तो उन्होंने मिलकर मुड़कर विक्रम और पायल राय सिंघानिया की तरफ देखा। मिसेज और मिस्टर झा दोनों उन दोनों की तरफ हाथ जोड़कर नमस्ते करते हुए बोले कैसे हैं आप लोग, माफ करना वो हम वैभव की चिंता की वजह से आप लोगों को तो भूल ही गए। विक्रम जी हल्के से मुस्कुराते हुए बोले जी कोई बात नहीं। पायल हल्के से मुस्कुराते हुए बोली आई बैठिए। वो चारों लोग जाकर सोफे पर बैठ गए। वही वैभव पीहू की तरफ हल्के से बोला तुमने मॉम को ये क्यों कहा कि मेरा कार एक्सीडेंट हो गया था। पीहू मुंह बनाते हुए बोली अरे और ये बोलती कि आपका दामाद गैंगस्टर है और वो गोली खा कर आया है। पीयू की बात सुनकर वैभव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो मुस्कुराते हुए बोला ये लड़की कभी नहीं सुधर सकती। पीहू अपनी आंखों में चमक लाते हुए हल्के मगर खुश होते हुए बोली जी नहीं मिस्टर वैभव राय सिंघानिया, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि आप एक एनुअल किंग हैं। आपको पता है मुझे इतनी खुशी हो रही है जब मुझे पता चला कि आप एक किंग हैं। ओ माय गॉड, मुझे अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जब मुझे पता है कि मेरा पति गैंगस्टर और वो भी एक किंग, अंडरवर्ल्ड के लोग मेरे पति का नाम सुनकर ही डरते हैं, और जब तुम्हारी एंट्री होती होगी वो कितना सुंदर नजारा होता होगा। वैभव उसके चेहरे पर इतनी खुशी और उसकी बातें सुनकर पीहू को हैरानी के साथ देखने लगा कि अगर पीहू की जगह कोई और लड़की होती तो वो सच में बहुत डर जाती, पर यहाँ तो उसके वाइफ की अलग ही बात थी। वो हैरान होकर बोला पीहू मुझे लगा तुम डर जाओगी, कि मतलब तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो वो डर जाती कि मैं एक गैंगस्टर हूँ, पर तुम तो खुशियाँ मना रही हो। पीहू सीरियस होकर बोली तो मैं उन लड़कियों में नहीं आती हूँ। पीहू अकेला पीस है और ब्रैड चीज की कॉपी तो हो सकती है पर दो नहीं हो सकती है। तनुजा जल्दी से तैयार होकर नीचे आ गई। उसने देखा उसके पापा हॉल में बैठे हुए उसकी मॉम से बातें कर रहे थे। जब शैलेश मुखर्जी ने तनुजा को देखा तो वो हंसते हुए बोले तो हो गई आपकी सुबह। तनुजा की मॉम मिसेस मुखर्जी तनुजा की तरफ गुस्सा करते हुए बोली तनुजा तुम्हें पता भी है दोपहर के 1:00 बज चुके हैं और तुम अब उठ रही हो। अगर तुम्हारा अभी से ये हाल है फिर तुम्हारा ससुराल में क्या होगा। तनुजा सोफे पर बैठते हुए बोली रिलैक्स मॉम, मेरे ससुराल वालों से कह देना कि उनकी बहू ऐसी ही है, अगर उन्हें शादी करना है तो करे और नहीं करना तो कोई बात नहीं है। वैसे भी तनुजा मुखर्जी के पास बहुत पैसा है, वो अकेली भी अपनी लाइफ गुजार सकती है। शैलेश मुखर्जी हंसते हुए बोले सही कहा मेरी बच्ची ने। मिसेज मुखर्जी शैलेश मुखर्जी को आंखें दिखाते हुए बोली कुछ तो शर्म करो, आपने ही इसे बिगाड़ दिया है। शैलेश मुखर्जी तनुजा की तरफ देखकर बोले अच्छा तनुजा बेटा, एक्चुअली आज शाम को आपको मेरे साथ मेरे दोस्त के पार्टी में जाना है, तो आप प्लीज शाम के पार्टी के लिए रेडी हो जाना। तनुजा हैरान होकर बोली आप तो मुझे कभी भी इन पार्टियों में लेकर नहीं गए और ना ही मैं कभी जाना चाहती थी, फिर आज अचानक पार्टी में जाने की बात क्यों हो रही है। शैलेश मुखर्जी बोले अरे बेटा तुम तैयार हो जाना, मेरे दोस्त की इच्छा है कि वो तुम्हें देखना चाहता है। बोल रहा था कि तनुजा कितनी बड़ी हो गई होगी, उसने बचपन में ही देखा था तुम्हें, तो मैंने कहा कि तुम अब बहुत बड़ी हो गई हो। आज शाम को पार्टी है तो मैंने बोल दिया कि मैं तुम्हें लेकर आऊंगा, तो प्लीज बेटा तैयार हो जाना। तनुजा बाहर जाते हुए बोली ओके मैं तैयार हो जाऊंगी। मैसेज मुखर्जी पीछे से आवाज देते हुए बोली अरे बेटा कहाँ जा रही हो, कम से कम नाश्ता तो कर जाओ। तनुजा पीछे से हाथ हिलाते हुए बोली रिलैक्स मॉम, मैं अविका के घर जा रही हूँ और वहीं जाकर नाश्ता कर लूंगी, कहकर वहां से चली गई। मिसेज मुखर्जी शैलेश मुखर्जी की तरफ देखकर बोली क्या मैं जो सोच रही हूँ वही है, मतलब मैंने सुना है कि उनका बेटा अभी बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई कर इंडिया लौटा है, क्या वो हमारी तनुजा का हाथ मांग रहे हैं। शैलेश मुखर्जी मुस्कुराते हुए बोले हाँ घर बहुत अच्छा है और वो बचपन का दोस्त है मेरा, और उसका बेटा भी काफी ज्यादा अच्छा संस्कारी है, अगर सब कुछ अच्छा रहा तो हम तनुजा का रिश्ता पक्का कर देंगे। मिसेज मुखर्जी परेशान होकर बोली लेकिन तुम तनुजा से एक बार पूछ तो लेना, और अभी उसकी उम्र ही क्या है।
शैलेश मुखर्जी हंसते हुए बोले, तो हम कौन सा उसकी शादी करने की बात कह रहे हैं, हम तो बस रिश्ता पक्का कर देंगे और एंगेजमेंट कर देंगे। जब दोनों बच्चे अपने अपने करियर में सफल हो जाएंगे तो दोनों शादी हो कर लेंगे। तनुजा कार ड्राइव करते हुए अवस्थी हाउस आकर रुकी। वो जब अंदर आई तो उसने देखा 2-3 मेड परेशान होकर इधर उधर जा रही थी, किसी के हाथ में झाड़ू तो किसी के हाथ में पानी तो किसी के हाथ में पूछा था। तनुजा हैरान होकर बोली, 1 मिनट, तुम लोग ये क्या कर रही हो? वो तीनों मेड जो इधर उधर जा रही थी, अचानक वो तनुजा की बात सुनकर वहीं की वहीं रुक गई और तनुजा की तरफ देखकर गहरी सांस लेकर बोली, अच्छा हुआ मैडम जो आप आ गई, वरना सर ने तो अपने रूम का कबाड़खाना बना दिया है और हम उसी की सफाई कर रहे हैं। हम 3 बार उनके रूम की सफाई कर चुके हैं लेकिन वो बार बार गुस्से में कुछ ना कुछ तोड़ दे रहे हैं। तनुजा उन लोगों को देखकर बोली, ओ कि तुम तीनों जाओ और अपना अपना काम करो, मैं उसे संभालती हूँ। तीनों मेड ने एक दूसरे को देखा और एक राहत की सांस लेकर वहां से चली गई, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि तनुजा उनके बॉस को संभाल लेगी। तनुजा जब देवांश के रूम में आई तो देवांश बिना उसकी तरफ देखे ही चिल्लाते हुए बोला, मैंने कहा ना कि मुझे कुछ नहीं खाना है, तुम लोगों को एक बार में समझ में नहीं आता है, जाओ यहाँ से। उसने पास में रखा फ्लावर वाज उठाकर दरवाजे की तरफ फेंक दिया। वही तनुजा जो कि सतर्क होकर रूम में आई थी, उसने तुरंत उसको अपने हाथ में पकड़ लिया, लेकिन फ्लावर वास काफी तेजी से उसकी तरफ आया था, जिसकी वजह से वो उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया और उसके हाथ में चोट लग गई, इसीलिए उसके मुंह से आह निकल गई। तनुजा गुस्से में देवांश के पास आकर बोली, ओए पागल इंसान, तुम्हें शर्म नाम की चीज नहीं है? ये तुम क्या कर रहे थे? अगर मैं नहीं हटती तो मैं अब तक नीचे मरी हुई दिखाई देती हो, तुम इतने नखरे क्यों दिखा रहे हो? देवांश ने जब तनुजा की बात सुनी तो वो मुस्कुराकर उसकी तरफ मुड़ गया, लेकिन तनुजा की सारी बातें सुनकर वो हल्के नाराजगी में बोला, अच्छा माना कि उस दिन मेरी गलती थी, बट तुम कम से कम मुझे मनाने का एक चांस तो देती। तुमने मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया, मैं बताऊँ तो तुम्हें कहाँ से मनाता? तुम्हें पता है मेरी हालत की, मैं अभी चल भी नहीं सकता हूँ और तुम्हें ये बात बहुत अच्छे से पता थी, फिर भी तुम मुझसे मिलने नहीं आए। जब मैं मर जाता तो मुझसे मिलने आती। तनुजा ने अपना हाथ देवास के मुंह पर रखा और गुस्से में बोली, ये क्या बार बार मरने मरने की बात लगा रखते हो? बहुत ज्यादा ही शौक नहीं है तुम्हें मरने का? बता दो, मैं तुम्हें खुद ही अपने हाथों से जहर खिला देती हूँ। देवांश उसकी आंखों में देखकर अपने एक हाथ से उसका हाथ अपने मुंह से हटाकर बोला, तुम्हारे हाथ से तो मैं जहर भी खा सकता हूँ, कहकर उसने अपनी एक आंख मार दी। तो तनुजा देवांश की इस हरकत से अपनी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी करके बोली, ओ ए पागल इंसान, तुम कभी नहीं सुधर सकते हो, कहकर उसने मेड को आवाज दी। मेड जो कि दरवाजे के बाहर खड़ी हुई थी, जो कि अंदर आने से घबरा रही थी क्योंकि वो पहले भी अंदर आ चुकी थी और उसने 2 बार डांट खा ली थी, वो खुद को शांत कर डरते डरते रूम में आए। तनुजा ने उसे सूप को टेबल पर रखने का इशारा किया तो मैं चुपचाप सूप रखकर वहां से चली गई। देवांश उस सूप को देखते हुए बोला, तनुजा देखो, मैं ये सूप तो बिल्कुल नहीं खाने वाला हूँ, पिछले 15 दिनों से मैं ये सूप खाकर परेशान हो चुका हूँ। तनुजा देवांश को धमकाते हुए बोली, मैं भी देखती हूँ कि तुम ये सूप कैसे नहीं खाते हो, कहकर वो सूप का बाउल देवांश के पास लेकर आ गई और टेबल पर रखी फ्रूट बास्केट में से चाकू निकालकर उसे दिखाते हुए बोली, तो मिस्टर अवस्थी अब बोलो। देवांश तनुजा की इन बचकानी हरकतों से हंसना चाहता था, पर फिर भी वो चाकू देखकर डरते हुए बोला, ओके ओके, मैं सूप पी रहा हूँ, कहकर वो सूप पीने लगा। वही जब तनुजा ने ये देखा तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, क्योंकि उसे ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि देवांश किसी से नहीं डरता है और वो जानबूझकर उससे डरने का नाटक कर रहा था। यही सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, पर वो चुपचाप वहां खड़ी रही। सारा सूप फिनिक्स करने के बाद देवांश बोला, लो कर लिया मैंने सारा सूप फिनिक्स, अब तो ठीक है मैडम। तनुजा बिना कोई एक्सप्रेशन के बोली, गुड, बहुत अच्छी बात है। कुछ देर बाद देवांश को हॉस्पिटल ले जाया गया, क्योंकि आज उसको फुल बॉडी चेकअप था और उसके पैर का प्लास्टर भी हटना था। चेकअप के बाद डॉक्टर देवांश की तरफ देखकर बोले, गुड, आपने काफी अच्छी प्रोग्रेस की है, अब आपको हर रोज हल्के हल्के गार्डन में चलना होगा, ध्यान रहे हल्के हल्के, क्योंकि अभी आपके फ्रैक्चर पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है। और हाँ, पैर में चलते समय हल्का तो दर्द होगा, लेकिन ज्यादा नहीं चलना है। बट अभी आप अपने हाथ से कोई भी काम मत करना और प्लीज जो चार्ट हमने आपके लिए दिया है प्लीज उसको फॉलो करना, कोई भी ऑयली चीज मत खाना। तनुजा अपने हाथ बांधते हुए डॉक्टर की तक देखकर बोली, डोंट वरी डॉक्टर, ये कोई भी ऑयली चीज नहीं खाएगा है ना मिस्टर अवस्थी? देवांश ने जल्दी से अपना सिर हाँ में हिला दिया तो डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोले, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितना आप ऑयली खाना नहीं खाएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। कुछ देर बाद देवांश वापस अवस्थी विला आ गया। इन सब चीजों में कब शाम के 5:00 बज गए पता ही नहीं चला। तनुजा टाइम देखकर बोली, ओके देवांश, अब मैं चलती हूँ। देवांश हैरान होकर बोला, तुम आज इतनी जल्दी जा रही हो क्यों? तनुजा बोली, हाँ, वो आज पार्टी में पापा मुझे लेकर जा रहे हैं, इसकी वजह से मुझे जाना पड़ रहा है, कहकर वो जैसी जाने को हुई कि देवांश ने उसका हाथ पकड़ लिया, उसकी तरफ देखकर बोला, मेरी किस।
तनुजा ने मुस्कुराते हुए उसके फोरहेड पर किस की तो देवांश अपनी एक आईब्रो उठाते हुए बोला, मिस मुखर्जी, मैं कोई दूध पीता हुआ बच्चा नहीं हूँ जो आप मेरे फोरहेड पर किस कर रही हैं। उसकी बात सुनकर तनुजा ने उसके गालों पर किस कर दी तो देवांश हल्की नाराजगी में बोला, तनुजा, मैं 6 साल का बच्चा नहीं हूँ, मुझे किस चाहिए। तनुजा अनजान बनते हुए बोली, तो फिर तुम्हें किस कहाँ चाहिए। देवांश बोला, कुछ ज्यादा ही मजे नहीं ले रही हो मेरे। उसने उसी हाथ से पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया और तनुजा डायरेक्ट उसके ऊपर आ गई। तनुजा घबराते हुए बोली, ओए पागल इंसान, तुमसे मैंने कहा था ना कि तुम वो कुछ और कह पाती कि। देवांश उसे किस करने लगा। राजवीर जी तैयार हो रहे थे। उन्होंने अभी ब्लू कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था और वो अभी काफी ज्यादा यंग लग रहे थे। वो अपने हाथों में घड़ी बांधकर टाई बांधने की कोशिश करने लगे। अचानक किसी ने उनके हाथों से टाई ले ली। जब राजवीर जी ने उस तरफ देखा तो वहां नेहा खड़ी थी, लेकिन उनकी नज़र तो नेहा पर जम सी गई क्योंकि अभी नेहा सच में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसके गोरे बदन पर डार्क ब्लू कलर की साड़ी बेहद ही ज्यादा जच रही थी। साड़ी की मैचिंग के उसने अपने हाथों में सिंपल चूड़ियां डाली हुई थी जिनके आगे पीछे डायमंड के कंगन थे जो कि अविका ने दिए थे। नेहा ने अपने कानों में डायमंड के ईयरिंग डाले हुए थे। उसके माथे पर ब्लू कलर की बिंदी, होठों पर लाल लिपस्टिक और मांग में भरा लाल सिंदूर, गले में पड़ा राजवीर जी के नाम का मंगलसूत्र। मैं अभी नेहा गजब की लग रही थी। डार्क ब्लू साड़ी में नेहा और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। नेहा की आवाज सुनकर राजवीर जी अपने होश में आए। नेहा उनकी टाई ठीक कर कर बोली, हो गई आपकी टाई ठीक। राजवीर जी ने अपना ध्यान हटाया और वो अपनी टाई को देखने लगे। राजवीर जी नेहा की तरफ देखकर बोले, तो आप रेडी है नेहा। नेहा ने हाँ में सिर हिला दिया, पर उसके चेहरे पर परेशानी साफ साफ दिख रही थी। वो परेशान होकर बोली, लेकिन मैं कभी भी ऐसी पार्टियों में गई नहीं हूँ। इनफैक्ट मैं कभी भी पार्टी में नहीं गई हूँ, तो मुझे बहुत डर लग रहा है। राजवीर जी उसका हाथ पकड़ कर बोले, डोंट वरी, मैं हूं ना, और जहां मैं हूं वहां तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, समझी तुम। नेहा ने एक नज़र अपने हाथों को देखा और फिर राजवीर जी को देखकर हाँ में सिर हिला दिया। तो राजवीर जी उसका हाथ पकड़कर बोले, चलो फिर। दोनों लोग वहां से बाहर आ गए। उन्होंने देखा तो बाहर अभिमन्यु और अविका दोनों ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। अविका नेहा को देखकर बोली, घबराना बिल्कुल भी नहीं और पार्टी में खूब मजे करना। ये आपकी और पापा आपकी पहली पार्टी है। नेहा परेशान होकर बोली, लेकिन तुम्हें भी हमारे साथ चलना चाहिए था, कम से कम मैं अकेले डरती तो नहीं। पीहू ऊपर से नीचे देखकर हंसते हुए बोली, अरे आप तो ऐसे डर रही हो जैसे आप किसी जंग में लड़ने जा रही हो। कहकर वो नीचे उतरकर उन लोगों के पास आ गई और अविका के कंधे पर हाथ रखकर बोली, भाभी समझाए ना अपनी मॉम को, ये इतना डर क्यों रही है जब अंकल इनके साथ है। अच्छा बताए, अगर आपके साथ अभिमन्यु भैया होते तो आप डरती क्या। अंशिका ने ना में सिर हिला दिया और बोली, मैं बिल्कुल नहीं डरती। पीयू नेहा की तरफ देखकर बोली, सीखिए अपनी बेटी से, अगर अभिमन्यु भैया उनके साथ होते तो वो बिल्कुल नहीं डरती, और एक आप है जो आपके पतिदेव आपके साथ जा रहे हैं फिर भी आप डर रही हैं। नेहा हल्के से उसके सिर पर मारते हुए बोली, पागल हो आप बिल्कुल। अच्छा ठीक है, नहीं डरूंगी। तनुजा अभी पार्टी में सारे मौजूद लोगों को देख रही थी। वो अभी अकेले चेयर पर बैठी हुई थी। उसने अभी ब्लैक कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी, साथ ही उसके मैचिंग के ईयरिंग पहने हुए थे और होठों पर हल्की लिपस्टिक में तनुजा काफी खूबसूरत लग रही थी। वो अभी अकेले बैठकर जूस पी रही थी कि वो उसके पास एक 24 से 25 साल का लड़का आकर बैठ गया और वो तनुजा की तरफ देखकर बोला, हाय मैं विक्की और आप। तनुजा बिना कोई एक्सप्रेशन की बोली, तनुजा मुखर्जी। विक्की हंसते हुए बोला, हाँ मुझे पता है कि आप तनुजा मुखर्जी हो, अंकल ने आपके बारे में बताया था मुझे। तनुजा हैरान होकर बोली, तुम्हें मेरे बारे में मेरे पापा ने बताया है, जहाँ तक मुझे याद है मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। विक्की उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं, जान जाओगी, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ और तुम्हारे बारे में भी। तनुजा जूस ग्लास को टेबल पर रखते हुए बोली, एक मिनट, तुम मुझे जानते हो लेकिन कैसे। विक्की कुछ कहने को हुआ कि उसके पापा जो कि पास में किसी से बातें कर रहे थे उन्होंने उसे आने का इशारा किया, तो विक्की एक्सक्यूज मी बोलकर वहां से चला गया, लेकिन तनुजा के चेहरे पर सवाल छोड़ गया। मिसेज शैलेश मुखर्जी, कैसे हो तुम तो मुझे भूल ही गए लगता है। मिस्टर मुखर्जी जो कि अभी बाकी सारे बिजनेसमैन के साथ बातों करने में बिजी थे, जब उन्होंने अपने पीछे किसी की आवाज़ सुनी तो पीछे मुड़कर देखने लगे। पीछे उन्हीं के उम्र के एक शख्स खड़े थे। मिस्टर मुखर्जी मुस्कुराते हुए बोले, कैसे हो तुम पंकज शाह, और दोस्त कभी भूलने की चीज़ होती है, भला क्यों दोस्तों। कहकर वो अपने सामने जिन बिजनेसमैनों से बात कर रहे थे उनकी तरफ देखने लगे। सारे लोग उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, बिल्कुल दोस्त कभी भूलने की चीज़ नहीं होते हैं, हम बड़े ही अपने अपने फील्ड में आगे बढ़ चुके हैं, पर हमारी दोस्ती अभी भी कॉलेज वाली है। कहकर सारे लोग हंसने लगे। पंकज शाह शैलेश मुखर्जी की तरफ देखकर बोले, और तुमने तो कहा तुम अपनी बिटिया को साथ लेकर आओगे, फिर लेकर नहीं आई क्या, क्योंकि कहीं दिखाई नहीं दे रही है।
मिस्टर मुखर्जी हंसते हुए बोले कैसी बातें कर रहे हो यार, तुम कहो और हम वो काम ना करें, ऐसा कभी हो सकता है। तनुजा इधर उधर होगी लेकिन उन्हें तनुजा कहीं दिखाई नहीं दी। वो पंकज की तरफ देखकर बोले माफ करना यार, पर मैं तनुजा को लेकर आया, शायद वो पार्टी में इधर किधर ही होगी। पंकज शाह हंसते हुए बोले अरे यार तू इतना टेंशन क्यों ले रहा है, इसे मिल, मेरा बेटा विक्की। विक्की जो कि अपने पापा की बुलाने की वजह से आया था, वो मिस्टर शैलेश मुखर्जी की तरफ देखकर बोला नमस्ते अंकल। मिस्टर मुखर्जी बोले और विक्की बेटा कैसे हो। विक्की हंसते हुए बोला बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ अंकल, आप बताएं आप कैसे हो। मिस्टर मुखर्जी हंसते हुए बोले तुम्हारे सामने ही खड़ा हूँ, देख लो बिल्कुल ठीक हूँ। सारे लोग उनकी बात सुनकर हंसने लगे। तनुजा अपने पापा शैलेश के पास आकर बोली डैड प्लीज घर चलिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। शैलेश मुखर्जी हंसते हुए बोले अरे बेटा अभी तुम किसी से मिले कहाँ हो, और इनसे मिलो, ये है पंकज अंकल जो बचपन में तुमसे घर पर मिलने आया करते थे। तनुजा ने अपने हाथ जोड़कर नमस्ते कहा तो पंकज शाह उसके सिर पर हाथ फिराते हुए बोले तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो तनुजा। तनुजा ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। वही विक्की तनुजा को ही देखे जा रहा था। शैलेश मुखर्जी ने जब विक्की की नज़रों का पीछा किया तो वो हंसते हुए बोले विक्की इनसे मिलो, ये मेरी बेटी तनुजा है। विक्की तनुजा को देखकर बोला मैं तनुजा से पहले मिल चुका हूँ, तनुजा मुझे शायद पहचान ही नहीं पाई। क्यों तनुजा कहकर वो तनुजा की तरफ देखने लगा। तनुजा उसकी तरफ देखकर एम्बैरस होकर बोली आई एम सॉरी विक्की, मुझे नहीं पता था कि तुम पंकज अंकल की बेटे हो। पंकज शाह मुस्कुराते हुए बोले कोई बात नहीं है, आगे जान जाओगे, चलो जाओ और जाकर एक दूसरे की जान पहचान बढ़ाओ। तनुजा ने अपने पापा को देखा तो मिस्टर शैलेश मुखर्जी ने हाँ में सिर हिला दिया। तनुजा हाँ में सिर हिलाते हुए चुपचाप वहां से चले गई। पंकज शाह सारे लोगों के साथ बातें करने लगे और वो बीच बीच में किसी की तरफ देख रहे थे, शायद वो किसी का आने के इंतजार कर रहे थे। उनकी दुविधा देखकर मिस्टर शैलेश मुखर्जी बोले क्या हुआ पंकज, तुम इधर उधर क्या देख रहे हो, लग रहा है किसी का आने का वेट कर रहे हो। पंकज शाह सीरियस होकर बोले शैलेश तुम ये कैसे भूल सकते हो कि अभी भी हमारे सारे दोस्तों में से एक दोस्त मिसिंग है। पंकज शाह की बात सुनकर मिस्टर शैलेश मुखर्जी ने अपने सारे दोस्तों को देखा और फिर कुछ याद करते हुए बोले हाँ यार वीर, वो अभी तक क्यों नहीं आया, तुम्हें पता है ना वो आने वाला है, क्योंकि हम सब में सबसे ज्यादा बिजी इंसान वही है। क्यों क्या बातें हो रही है मेरे खिलाफ, पीछे से राजवीर जी बोले। जब सबने पीछे राजवीर जी की तरह मुड़कर देखा तो उनके साथ में किसी अनजान लेडी को देखकर वो सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे और उन्होंने गौर किया कि उस लेडी के मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पड़ा हुआ था, तो वो सब लोग हैरानी से राजवीर जी की तरफ देखने लगे। राजवीर जी उस सब की तरफ देखकर बोल ऐसे क्या देख रहे हो, ये मेरी वाइफ है मिसेज नेहा राजवीर सिंह, और नेहा ये मिस्टर शैलेश मुखर्जी तनुजा के पापा, और ये है मिस्टर पंकज शाह। कहकर राजवीर जी ने दो और दोस्तों को इंटरव्यूज करवाया और सबकी तरफ देखकर बोले ये सारे मेरे कॉलेज फ्रेंड हैं। पंकज शाह शैलेश मुखर्जी हैरान होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे, क्योंकि राजवीर जी के सबसे बेस्ट दोस्तों में वही दोनों सबसे पहले आते थे। वो दोनों हैरान होकर एक दूसरे को देखकर बोले राजवीर ने शादी कर ली और उसने हमें बताया भी नहीं, इसे तो मैं बाद में बताऊंगा, फिलहाल अभी भाभी जी से मिलते हैं। कहकर दोनों ने हाँ में सिर हिलाया। दोनों हाथ जोड़कर नेहा की तरफ देखकर बोले नमस्ते भाभी जी। किसी और के मुंह से भाभी सुनना नेहा को थोड़ा अजीब लग रहा था, पर फिर भी उसने हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए नमस्ते कहा। वही तनुजा विक्की से बात कर रही थी जब उसकी नज़र सामने पड़ी जहां पर राजवीर जी और नेहा दोनों खड़े थे। तनुजा ने नेहा को देखा तो वो विक्की की तरफ देखकर खुश होते हुए बोली आई एम सॉरी विक्की, मैं जा रही हूं, तुमसे बाद में बात करूंगी। कहकर वो बिना विक्की की बात सुने वहां से चली गई। वही विक्की खुद से ही बोला ये लड़की आफत की पुड़िया है, कभी किसी की बात ही नहीं सुनती है। कहकर वो मुस्कुराते हुए वहां से दूसरी तरफ चला गया। तनुजा नेहा के पास आते हुए बोली हेलो आप लोग यहाँ। नेहा ने जब तनुजा को देखा तो उनकी जान में जान आई। राजवीर जी तनुजा की तरह देखकर बोले हम लोग यहाँ से क्या मतलब है, तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे पापा मेरे दोस्त हैं और जिसकी पार्टी है वो भी मेरा दोस्त है, तो हम लोगों को यहाँ तो होना ही चाहिए। तनुजा हंसते हुए बोली नहीं, ये तो मुझे पता है कि आपको यहाँ होना चाहिए, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपके साथ नेहा आंटी भी आए हैं। आई एम सो हैप्पी, पता है आपको मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। राजवीर जी मुस्कुराती को बोले तो तुम जाओ और जाकर नेहा से बातें करो। उन्होंने नेहा की तरफ देखकर तनुजा के साथ जाने का इशारा किया तो नेहा हाँ में सिर हिलाकर वहां से तनुजा के साथ चली गई। मिस्टर शैलेश मुखर्जी और मिस्टर शाह दोनों राजवीर जी से बातें करने लगे। सिंह विला में
रात के 9:00 बजे के करीब अविका किचन में पानी लेने आए। आज सिंह विला में कोई भी नहीं था क्योंकि बाकी सारी मेड अपनी अपनी क्वार्टर में चली गई थी जो कि सिंह विला के बाहर बना हुआ था, इसलिए अविक को खुद पानी लेकर अपने रूम में जाना था। उसने फ्रिज में से पानी की बोतल निकाली और वो वाटर लेकर जैसे ही बाहर जाने को हुई कि अचानक उसके सिर में बहुत तेजी से दर्द होने लगा। उसने बोतल को किचन की स्लीप पर रख दिया और अपने सिर पर 3 उंगलियां पकड़कर खड़ी हो गई। जब उसने अपनी आंखें खोली तो अचानक उसके सामने सफेद कलर की तेज रोशनी हुई जिसकी वजह से उसने अपनी आंखें फिर से बंद कर ली। पर कुछ देर के बाद जब उसने अपनी आंखें खोली तो सामने देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गईं। अविका घबराते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नहीं, ये मेरा भरम है। तुम वापस कैसे? नहीं, तुम वापस नहीं आ सकती हो। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम वापस कैसे आए? बोलो अविका, तुम वापस कैसे आई? सामने सफेद कलर की रोशनी में अभी अविका खड़ी थी, उसके बाल खुले हुए थे। अविका हंसते हुए बोली, अरे मानसी, तुम इतना हैरान क्यों हो रही हो? और अगर मैं वापस आ भी गई तो मैं अपनी ही जगह पर आऊंगी, ना किसी और की जगह पर थोड़ी ना आऊंगी। वैसे भी काफी दिनों तक तुमने मेरी जगह पर काफी ऐसो आराम किए हैं, पर डोंट वरी, मैं वापस आ गई हूँ तो मैं अब अपने अभिमन्यु और अपने सारे अपनों की जिंदगी को खुशियों से भर दूंगी, जो कि तुम बिल्कुल नहीं कर सकते हो। वैसे भी अनुष्का और आदित्य को तो वैसे अभिमन्यु ने निकल दिया है, तो अब मुझे अभिमन्यु का प्यार और अपने परिवार का प्यार चाहिए, इसलिए मैं वापस आ गई। मानसी के हाथ से बटल छूटकर नीचे गिर गई। उसकी आंखों से आंसू निकलकर उसके गालों पर लुढ़क गए। वो इतनी ज्यादा घबरा चुकी थी, उसे समझ में भी नहीं आ रहा था कि वो अभी क्या करे और क्या नहीं। अचानक उसके कानों में अभिमन्यु की आवाज पड़ी, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अभी क्या कहे क्या नहीं, क्योंकि उसके मुंह से आवाज निकल ही नहीं रही थी। उसके पीछे कंधे पर किसी ने हाथ रखा तो वो बेहोश होकर अभिमन्यु की बाहों में गिर पड़ी। अभिमन्यु ने घबराकर अविका को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर अपने रूम में आ गया। उसे जल्दी अविका को बेड पर लेटा रहा और उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारने लगा, पर फिर भी अविका को होश नहीं आया। हार खाकर उसने जल्दी से डॉक्टर को कॉल किया तो लगभग 15 मिनट के बाद सिंह विला में डॉक्टर आ गया। उन्होंने जब अविका का चेकअप किया तो वो बोले, डोंट वरी, लगता है किसी बात को सोचकर इन्हें चक्कर आ गए हैं, लेकिन इनकी तबीयत ठीक है, कुछ देर के बाद इन्हें होश आ जाएगा, कहकर वो वहां से दवा देकर चले गए। लगभग 1 घंटे के आसपास अविका चीखते हुए उठकर बैठ गई। अभिमन्यु उसके पास ही बैठा हुआ था। वो अविका का हाथ पकड़ा, परेशान होकर बोला, क्या हुआ है तुम्हें? तुम इतना परेशान क्यों हो? बताओ, और तुम बेहोश कैसे हुई? अविका ने जैसे ही अभिमन्यु को देखा उसके गले मिलकर रोने लगी और उसकी आंखों के सामने जो हुआ वो सब घूमने लगा। वो पूरे रूम में इधर से उधर देखने लगी कि कहीं फिर से उसे अविका की आत्मा उसे दिख ना जाए। अभिमन्यु परेशान होकर बोला, अविका क्या हुआ तुम्हें? पर उसने महसूस किया कि अविका अभी कांप रही थी तो वो थोड़ा परेशान हो गया। वो अविका का चेहरा पकड़कर बोला, अविका क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? तुम इस तरह से बिहेव क्यों कर रही हो? कुछ हुआ है क्या? अविका अभिमन्यु का हाथ पकड़कर रोंज आवाज में बोली, आप मुझे छोड़कर मत जाना प्लीज, मुझे कभी भी खुद से अलग मत करना। बोलो अभिमन्यु, मुझे खुद से अलग नहीं करोगे ना? मुझे तुम कभी छोड़ तो नहीं दोगे ना? अभिमन्यु अविका की बात सुनकर एक पल को हैरान हो गया। वो अपने मन में बोला, ये अचानक अविका को हुआ क्या है? पर फिर भी वो अविका के हाथ पर हाथ रखकर बोला, डोंट वरी अविका, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, प्रॉमिस, कहकर उसने उसके फोरहेड पर किस किया और उसे अपनी बाहों में भरकर उसके बालों पर हाथ फिराने लगा। वहीं अविका जैसे ही अभिमन्यु की बाहों में आई उसने खुद को महफूज पाया। उसका शरीर जो कि कांप रहा था, उसके मन में एक अजीब सा डर था कि कहीं वो अभिमन्यु से दूर ना हो जाए, क्योंकि बीते कुछ दिनों से वो अभिमन्यु से प्यार करने लगी थी। उसने सब कुछ अपना भाग समझकर अपना लिया था और अचानक अब उसकी जिंदगी में फिर से वही दौर आ रहा था जिसकी वजह से उसका पूरा शरीर कांप गया था। अभी खुद को अभिमन्यु की बाहों में पाकर अविका खुद को महफूज समझ रही थी और कब उसकी बाहों में वो सो गई उसे पता ही नहीं चला। अविका के सो जाने के बाद अभिमन्यु ने किचन की सीसीटीवी कैमरे में रात के 9:00 बजे की वीडियो ऑन की। पूरी वीडियो देखने के बाद उसे सिर्फ इतना पता चला कि अविका के सिर में अचानक दर्द हुआ था जिसकी वजह से उसके हाथ से बोतल टूटकर जमीन पर गिर गई। बाकी उसे वीडियो में कुछ भी नजर नहीं आया। वो खुद से ही बोला, ओ अच्छा, मतलब अविका के सिर में दर्द हो रहा था और इसलिए वो बेहोश हो गई, कहकर उसने अपना लैपटॉप बंद किया और वो अविका के पास जाकर लेट गया। सुबह के टाइम अविका की जब नींद खुली तो उसने खुद को अभिमन्यु की बाहों में पाया। जब उसने अभिमन्यु को देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और वो अभिमन्यु को देखकर अपनी बीती जिंदगी को याद करने लगी। जब से उसने अविका के शरीर में पुनर्जन्म लिया था तब से उसकी जिंदगी पलट गई थी। उसे हर एक वो दिन याद आने लगा जिस दिन उसने अभिमन्यु के साथ अपनी खुशियां मनाई थी। अभिमन्यु का प्यार, राजवीर जी की केयर, नेहा की प्यार, एक दोस्त तनुजा और हर वो इंसान की यादों को याद कर कर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई जिससे उसकी जिंदगी में खुशियां आई थीं।
वही उसके चेहरे पर इन सब रिश्तों को खोने का डर भी आने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। उसने अभिमन्यु के माथे पर अपने बंद आंखों से किस किया तो उसके आंखों से आंसू की बूंद निकलकर अभिमन्यु की आंखों पर गिर गई और ये अभिमन्यु ने जब महसूस किया तो उसने अपनी आंखें खोल दी और जब उसने अविका को रोते हुए देखा तो उसने अविका को तुरंत खुद के नीचे कर दिया और उसके चेहरे से बाल हटाते हुए बहुत ही प्यार से बोला, क्या हुआ है अविका, तुम इतना परेशान क्यों लग रही हो? तुम्हें पता है कल रात मैंने इसकी किचन की सीसीटीवी वीडियो देखी थी और मुझे पता चला कि तुम क्यों बेहोश हो गई थी। अभिमन्यु की बात सुनकर अविका के चेहरे पर और भी ज्यादा शिकंजा गई। वो बहुत डर गई और डरते हुए खुद से ही बोली, कहीं कहीं अभिमन्यु ने वीडियो में रियल वाली अविका को तो नहीं देख लिया? अगर उन्होंने देख लिया तो फिर ये इतना शांत क्यों है? ये कैसे हो सकते हैं? क्या ये तूफान से आने से पहले की शांति है? अविका ने खुद को शांत किया और वो अभिमन्यु की तरफ देखकर अपनी घबराहट छुपाते हुए बोली, फिर आपने क्या देखा वीडियो में? अभिमन्यु उसके होठों पर हल्की सी किस करते हुए बोला, यही कि तुम्हारे सिर में अचानक दर्द हुआ और जिसके वजह से तुम्हारे हाथ से बोतल टूटकर जमीन पर गिर गई और तुम अचानक बेहोश होकर मेरी बाहों में गिर गई। अभिमन्यु की बात सुनकर अविका ने एक राहत की सांस ली। अभिमन्यु उसके ऊपर से उठते हुए बोला, आज तो छोड़ रहा हूँ पर ये याद रखना हर बार छोड़ना मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा, कहकर वो वहां से चला गया। उसकी बात सुनकर अविका के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वो वहां से डायरेक्ट वॉशरूम में फ्रेश होने चली गई। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर वहां से मंदिर में चली गई क्योंकि कल रात से उसका मन बहुत ही ज्यादा घबरा रहा था। मंदिर में आकर उसने पूजा की और पूजा करने के बाद वो हाथ जोड़कर भगवान की तरफ देखकर रोने लगी। वो अपने मन में बोली, भगवान जी प्लीज मेरी मदद कीजिए, आप मुझे ऐसे दुविधा में नहीं फंसा सकते हैं। आपने मुझे मानसी से अविका बनाया, मैंने मंजूर किया। आपने मुझे कुंवारी लड़की से शादीशुदा लड़की बनाया, मैंने मंजूर किया। आपने मेरा किसी और के शरीर में पुनर्जन्म किया, मैंने मंजूर किया। आपने मेरे साथ जो जो किया मैंने हंसते हंसते स्वीकार किया, ये सोचकर कि हाँ आप जो भी कर रहे हैं वो सही ही कर रहे होंगे। आपने मुझे मेरे पुनर्जन्म के साथ कुछ शक्तियां भी दी जिससे मैं भविष्य में क्या हो रहा है वो सब कुछ देख सकती हूँ, मैंने ये भी स्वीकार किया। लेकिन भगवान जी आप इतना अन्याय नहीं कर सकते, जब मुझे इस परिवार ने इतना प्यार दिया है तो आप मुझे ऐसे ये सब कुछ छीन नहीं सकते हैं। अचानक वो इंसान फिर से मेरी जिंदगी में वापस आ गया है जिसकी वजह से मुझे इस परिवार की खुशियाँ, एक पति का प्यार सब कुछ मिला। वो इंसान आकर मुझसे बोल रहा है कि मुझे मेरा परिवार वापस दे दो, मुझे मेरी जगह वापस दे दो। बताइए भगवान जी, अगर आपको मेरे साथ खेल ही खेलना था तो आपने मुझे मानसी से अविका क्यों बनाया? क्यों भगवान जी, क्यों? मुझे मेरे सवालों का जवाब दीजिए और अगर आपके पास जवाब नहीं है तो मुझे रास्ता दिखाइए, क्योंकि अब मैं ना तो अभिमन्यु को छोड़ने वाली हूँ और ना ही अपने परिवार को। अविका अपने रूम में वापस आ गई कि तभी उसके फोन में पायल का कॉल आया। उसने हिचकिचाते हुए कॉल उठाया और जितना हो सके अपनी आवाज को सही करते हुए बोली, गुड मॉर्निंग मैम, बताइए कैसे कॉल किया आपने मुझे? उधर से पायल की मुस्कुराती हुई आवाज आए, हेलो अविका बेटा, वो एक्चुअली मुझे तुमसे बात करनी थी और वो भी बहुत जरूरी बात। उनकी आवाज में इतनी हिचकिचाहट सुनकर अविका उन्हें शांत करते हुए बोली, डोंट वेरी मॉम, आपको जो बात कहनी है आप बोलिए ना। पायल अविका की बात सुनकर बोली, बेटा मैं चाहती हूँ कि कल तुम हमारे साथ मुंबई चलो बेटा, कल वैभव को भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाएगा और मैं चाहती हूँ कि मेरी दोनों बहू अपने ससुराल एक साथ चले। बेटा जानती हूँ कि तुम्हारे लिए ये थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि मैं अचानक तुमसे बोल रही हूँ, बट बेटा प्लीज मेरी बात मान जाओ और हमारे साथ अपने घर चलो। पायल की बात सुनकर अविका के चेहरे पर अचानक से एक हल्की सी मुस्कान आ गई और उसकी आंखों में अचानक से चमक आ गई और वो पायल की बात सुनकर बोली, ओके मॉम मैं तैयार हूँ। उसकी बात सुनकर पायल के चेहरे पर एक राहत की सांस आए और वो बोली, ओके बेटा तो आप अपना सामान पैक कर लीजिए, नहीं तो सामान पैक करने की जरूरत भी नहीं है, ऑलरेडी वहाँ तुम्हारा सारा सामान रखा है, बस चलने के लिए रेडी रहना। कहकर उन्होंने तुरंत कॉल काट दिया ताकि अविका मुंबई जाने से मना ना कर दे। अविका फोन काटने के बाद भगवान की तरफ देखकर हाथ जोड़कर बोली, थैंक यू भगवान जी, जो आपने मुझे रास्ता दिखा दिया। अब जो भी होगा सब आपके हाथों में है और मुझे पता है कि आप कुछ भी गलत नहीं करेंगे। पार्टी में लेट आने की वजह से नेहा और राजवीर जी के अभी तक सो रहे थे। जब नेहा ने अपनी आंखें खोली तो वो एक पल को कंफ्यूज हो गई कि वो अभी कहाँ है, पर जब उसने पूरी तरीके से अपनी आंखें खोली तो वो खुद को राजवीर जी के इतने करीब देखकर हैरान हो गई और हड़बड़ाते हुए उठने लगी, लेकिन उनके खुले बाल राजवीर जी की शर्ट में फंस गए और वो वापस से राजवीर जी की चेस्ट पर आकर गिर गई। इसी की वजह से राजवीर जी की आंख खुल गई और जब उन्होंने नेहा को इतने पास पाया तो अचानक उनकी दिल की धड़कन तेज होने लगी। नेहा राजवीर जी की तरफ देखकर एम्बैरस होकर बोली, गुड मॉर्निंग मिस्टर सिंह। राजवीर जी के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो नेहा की बातों का क्या जवाब दे। उन्होंने हाँ में सिर हिलाया और गुड मॉर्निंग विश कर दिया। नेहा फिर से उठने को हुई तो उसके बाल राजवीर जी की शर्ट में फंसे होने के कारण वो उसकी चेस्ट पर आकर लेट गई।
वो राजवीर जी की तरफ देखकर परेशान होकर बोली, प्लीज हमारे बाल निकालने में हमारी मदद कीजिए, हमारे बाल आपकी शर्ट के बटन में फंस चुके हैं। जब राजवीर जी ने नेहा की बात सुनी तब उन्हें समझ में आया कि नेहा ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। उन्होंने हाँ में सिर हिलाया और वो नेहा के बालों को अपनी बटन से निकालने लगे। जब नेहा के बाल उनकी शर्ट से नहीं निकले तो उन्होंने गुस्से में अपनी शर्ट को जोर से खींच लिया, जिसकी वजह से उनकी शर्ट पूरी तरीके से फट गई और बटन टूटकर बेड पर गिर गया। नेहा तुरंत उठकर बेड पर बैठ गई और राजवीर जी भी उठकर बैठ गए। नेहा ने जब एक नज़र राजवीर को देखा तो उसकी नज़र वापस से राजवीर पर ही अटक गई, क्योंकि अभी उसकी फिट बॉडी नेहा के सामने थी। हालांकि राजवीर जी 45 साल के हो चुके थे पर उनकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, उनके सिक्स पैक बने हुए थे। उन्होंने अपनी बॉडी को काफ़ी अच्छे से मेंटेन करके रखा था। वो भले ही कितना भी काम क्यों ना करते थे पर वो ज़रूर दिन में 2 घंटे तक जिम में वर्कआउट करते थे, जिसकी वजह से उनकी बॉडी अभी काफ़ी ज़्यादा अच्छी और फिट थी। राजवीर जी ने जब अपने ऊपर किसी की नज़र महसूस की तो उन्होंने नेहा की तरफ देखा और ये देखकर नेहा ने तुरंत अपना सिर घुमा लिया और अपने सिर पर हल्के से मारते हुए बोली, ओ गॉड, ये हम क्या कर रहे हैं, पता नहीं मिस्टर सिंह हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। नेहा अपने सिर पर हाथ मारते हुए बेड पर से उठकर बैठ गई और वो बाथरूम की तरफ जाने लगी। वहीं राजवीर जी भी अपनी शर्ट को सही करते हुए उठकर बैठ गए और वो भी बाथरूम की तरफ जाने लगे। उन्होंने नेहा की तरफ ध्यान ही नहीं दिया और इस चक्कर में दोनों की टक्कर हो गई। नेहा जैसे ही गिरने को हुई कि राजवीर जी ने नेहा की कलाई को पकड़ लिया और अपनी तरफ खींच लिया, जिससे नेहा के दोनों हाथ राजवीर जी की चेस्ट पर आकर लगे और उनका चेहरा राजवीर जी के बिल्कुल करीब आ चुका था। नेहा की नज़र जैसे ही राजवीर की नज़रों से मिली वो उनकी आंखों में डूबती चली गई और दोनों की सांसें अभी एक दूसरे के चेहरे से पड़ रही थी और कब दोनों धीरे धीरे पास आने लगे उन्हें पता ही नहीं चला। नेहा ने अपनी आंखें बंद कर ली और ये देखकर राजवीर जी ने नेहा की कमर को कसकर पकड़ लिया और अपनी और भी पास खींच लिया। अब उन दोनों के शरीर आपस में मिल चुके थे, उन दोनों के बीच में इतनी सी भी जगह नहीं थी कि हवा गुजर जाए। राजवीर जी ने हौले से अपने होठों नेहा के होठों पर रख दिए और उसे बहुत ही प्यार से किस करने लगे। वहीं नेहा हाथ राजवीर जी के चेस्ट पर कस रहे थे। हालांकि नेहा के नाखून राजवीर जी की चेस्ट पर चुभ रहे थे पर उन्होंने उस दर्द को इग्नोर कर दिया और वो नेहा को बहुत प्यार से किस करने लगे। राजवीर जी को नेहा को किस करते हुए ये तो पता चल चुका था कि नेहा की ये फर्स्ट किस्सा है। लगभग 20 मिनट के बाद जब नेहा को बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो राजवीर जी ने उसके होठों को आज़ाद कर दिया और उसका चेहरा देखने लगे, जो कि कश्मीरी सेब से भी ज़्यादा लाल हो चुका था। नेहा ने जब अपनी आंखें खोलो तो उसने अपनी पलकें झुका ली, उसकी आंखें नम हो चुकी थी। राजवीर जी ने जब नेहा को इस तरह से देखा तो उन्होंने नेहा का चेहरा पकड़कर कहा, क्या हुआ? एंड आई एम सॉरी, मैंने आपको किस कर दिया? नेहा ने उनके होठों पर अपनी उंगली रखकर कहा, नहीं राजवीर जी, ये हक है आपका, हम इसकी वजह से उदास नहीं हैं और ना ही हम इसलिए रो रहे हैं, हमें आपसे कोई भी शिकायत नहीं है, लेकिन ये सब हमारे लिए नया है, बस इसलिए। राजवीर जी नेहा के माथे पर किसकर बोले, नेहा मैं चाहता हूं कि हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं और मैंने आपसे कहा भी था कि आप मेरा साथ दोगी और आपने जवाब भी हाँ में दिया था और इसी वजह से मैंने आज आपको किस कर दिया। बट आई एम सॉरी, अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा क्योंकि मैं बिना तुम्हारी मर्जी के कुछ भी नहीं करूंगा। जिसमें तुम राजी होगी उसमें मैं राजी हो जाऊंगा, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता बराबर का होता है। जब तक तुम्हारी मर्जी नहीं होगी मैं तुम्हें हाथ तक नहीं रहूंगा, लेकिन प्लीज तुम रो मत, तुम्हारी आंखों में आंसू ही आंसू मेरी वजह से है, तो आई एम सॉरी, तो मैं ऐसी कोई भी गलती नहीं करूंगा। नेहा राजवीर जी की बात सुनकर जल्दी से बोली, राजवीर जी आपकी गलती नहीं है, हमने कहा ना कि हम आपकी पत्नी हैं और आपका हक है हमारे ऊपर और हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहते हैं कि हम आपके साथ अपना रिश्ता बनाएं तो हम राजी हैं, लेकिन हमें बहुत डर लगता है कि कहीं। राजवीर जी नेहा के गालों पर अपना हाथ रखकर बोले, नहीं मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, तुम मेरी पत्नी हो। राजवीर सिंह की वाइफ मिसेज नेहा, राजवीर सिंह आपका मेरे ऊपर पूरा अधिकार है और अगर हम कहीं गए भी तो आप मुझे अपने पास खींच लेना, क्योंकि पावर के पेपर तो सारे आपके पास है। राजवीर जी की बात सुनकर नेहा हल्के से मुस्कुरा दी। राजवीर जी हिचकिचाते हुए बोले, वैसे मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? नेहा सवारिया नजरों से राजवीर जी की तरफ देखने लगी और हाँ में सिर हिला दिया। राजवीर जी नेहा को देखते हुए बोले, वैसे क्या तुम्हारी ये फर्स्ट किस थी? आई मीन तुम्हारी किस से मुझे पता चल गया जैसे कि मतलब तुमने किसी को पहली बार किस किया हो? नेहा हाँ में सिर हिलाकर बोली, हाँ ये हमारी फर्स्ट किस थी। हालांकि हम रिलेशनशिप में थे पर हमने अपने बॉयफ्रेंड से कहा था कि वो हमें तभी हाथ लगाएंगे जब हमारी शादी हो जाएगी और इसकी वजह से हम दोनों में कई बार झगड़े भी हो चुके थे, पर हम अपने मम्मी पापा के प्रॉमिस से कैसे पीछे हट सकते थे। हमारी मम्मी पापा ने हमसे प्रॉमिस लिया था कि हम बिना शादी के कुछ भी गलत काम नहीं करेंगे, इसलिए हम शादी से पहले शादी के काम करते तो पछताते जरूर, इसलिए हमने अपने बॉयफ्रेंड को खुद को छूने तक नहीं दिया था।
पता नहीं क्यों लेकिन नेहा की बात सुनकर राजवीर जी को बहुत खुशी हो रही थी। उन्होंने खुश होते हुए नेहा के होंठ पर किस करते हुए कहा, थैंक यू, पता है तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाए मुझे, कहकर वो वहां से बाथरूम में चले गए। नेहा राजवीर जी की हरकतों को देखकर खुद से ही बोली ये क्या था, पर अभी उन दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ उसे सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने खुद को शीशे में देखा तो उसके होंठ हल्के से सूज चुके थे। वो अपने होठों पर उंगली रखकर बोली, हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी पत्नी बनने की, कहकर वो भी वहां से पास वाले कमरा जो कि पहले जिस रूम में वो रहती थी वहां फ्रेश होने चली गई। 3 दिन के बाद वैभव को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया। पायल राय सिंघानिया के कहने की वजह से अभिमन्यु ने प्राइवेट जेट को रेडी करवा दिया और वैभव, पीहू, अविका, अभिमन्यु, पायल और विक्रम राय सिंघानिया पूरा परिवार दिल्ली से मुंबई आ गया। अपने परिवार को एक साथ देखकर पायल के चेहरे पर खुशी साफ साफ झलक रही थी, वहीं अभिमन्यु को अविका के चेहरे पर उदासी साफ दिख रही थी। अविका, जिसको सुबह ही पायल राय सिंघानिया ने कॉल कर उसे कुछ दिनों के लिए मुंबई साथ चलने के लिए कहा था, तो अविका ने भी तुरंत हाँ कर दिया क्योंकि कल के एक्सीडेंट के बाद वो कोई भी रिस्क उधार नहीं ले सकती थी। लेकिन उसके मन में कल रात की वजह से डर बैठ चुका था। अब तो वो पल पल डर डर कर रहने लगी थी। लगभग 1.5 घंटे के आसपास उनका जेट मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। वहां पर कार पहले से मौजूद थी, जिसकी वजह सारे लोग अपनी अपनी कारों में बैठकर वहां से राय सिंघानिया विला के लिए निकल गए। हालांकि पीहू अपने ससुराल पहली बार जा रही थी, पर उसके चेहरे पर खुशी साफ साफ झलक रही थी। पीहू वैभव की तरफ देखकर बोली, वैभव, क्या तुम्हारा घर बहुत बड़ा है? वैभव ने हाँ में सिर हिला दिया तो पीहू खुश होते हुए बोली, वाह, मतलब फिर तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि बड़े बड़े घर मुझे बहुत पसंद है। पूरे घर में पूरे दिन घूमो, कितना अच्छा लगता है ना। वैभव ने हल्के से हाँ में सिर हिला दिया। लगभग 20 मिनट के बाद सारी कारें राय सिंघानिया विला आकर रुकी। पायल जल्दी से अंदर चली गई और उसने गेट पर ही पीहू और अविका को अभिमन्यु और वैभव के साथ रोक दिया। उसने पहले से ही मेड से कहकर सारी चीजें तैयार करवा ली थी। अभी दरवाजे पर 2 कलश रखे हुए थे और कलश के आगे आलता के बड़े बड़े थल रखे हुए थे और थाल के आगे सफेद कलर का कपड़ा बिछा हुआ था। पायल उन दोनों की तरफ देखकर बोली, अविका और पीहू, तुम दोनों अपनी राइट पैर से इस कलश पर हल्के से किक करो और इस थाल में अपना पैर रखकर इस कपड़े पर चलो। अविका और पीहू ने एक दूसरे को देखा और दोनों ने हल्के से मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। उन दोनों ने कलश में भरे चावलों को नीचे गिराया और आलता में पैर रखकर दोनों कपड़ों पर चलने लगी। सफेद कलर के कपड़ों पर दोनों के लाल लाल पैर छाप चुके थे। पायल ने मुस्कुराते हुए उस कपड़े को उठाया और दोनों कपड़ों को अपनी मेड की तरफ देखकर बोली, जाओ और जाकर इसे मेरे रूम में रख दो। पायल वैभव की तरफ देखकर बोली, वैभव, जाओ जाकर अपने रूम में आराम करो, डॉक्टर ने अभी तुम्हें आराम करने के लिए कहा है। पीहू, तुम भी जाओ। वैभव ने कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा और वो चुपचाप पीहू के साथ वहां से अपने रूम में चला गया क्योंकि डॉक्टर ने अभी उसे हल्का हल्का चलने के लिए कह दिया था, पर अभी भी उसे आराम की जरूरत थी, इसलिए वो चुपचाप वहां से डायरेक्ट अपने रूम में आ गया। अभिमन्यु के चेहरे पर खुशी साफ साफ झलक रही थी। फाइनल अविका अपने ससुराल जो आ चुकी थी। अभिमन्यु का हमेशा से यही ड्रीम रहा था कि अविका उसके घर आए उसकी दुल्हन बनकर। हालांकि अभिमन्यु ने अविका को अपनी दुल्हन तो बना लिया था, पर फिर भी कभी भी उसकी दुल्हन उसके घर नहीं आई थी। हाँ, एक बार जरूर अविका राय सिंघानिया विला तो आई थी। उसके बाद आज अविका ने उसके घर पर कदम रखा था, इसलिए उसके चेहरे पर खुशी तो साफ दिख रही थी। हालांकि जो उसके अभी चेहरे पर एक्सप्रेशन बने हुए थे उससे उसकी खुशी को देखना थोड़ा नामुमकिन था, लेकिन उसकी आंखों में जो चमक थी वो हर कोई देख सकता था। विक्रम राय सिंघानिया अभिमन्यु की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोले, अभिमन्यु, जाओ जाकर अविका को अपना रूम दिखाओ। अविका बेटा, तुम भी जाओ उसके साथ। पहले जब तुम आई थी तो तुमने तो पूरा विला तक नहीं देखा और कुछ देर बाद तुम वापस अपने घर चली गई, लेकिन अब जाओ जाकर देखा अपना बेडरूम देख लो। अभिमन्यु ने अविका का हाथ पकड़ा और वहां से चला गया। पायल किचन में मेड को लंच बनवाने के लिए चली गई और विक्रम जी वहां से अपने जानवरों से मिलने चले गए। राय सिंघानिया विला से थोड़ी ही दूर एक और विला बना हुआ था। ये विला ज्यादा बड़ा तो नहीं था, हालांकि इस विला का गार्डन बहुत बड़ा था और विला के पीछे काफी घना जंगल भी था। विक्रम जी ने जैसे ही विला के अंदर का कदम रखा, उन्होंने अपने मुंह से सीटी बजाना शुरू कर दिया और उनकी सीटी की आवाज सुनकर वहां उनके पाले हुए जानवर दौड़कर उनके पास आने लगे, जिन्हें देखकर विक्रम जी के चेहरे की मुस्कान और भी बड़ी होती जा रही थी। विक्रम जी नीचे जमीन पर बैठ गए और उन सारे जानवरों को अपने गले से लगाकर उनके साथ खेलने लगे कि तभी उनके पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। विक्रम जी ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर एक 40 से 41 साल की लेडी खड़ी हुई थी। हालांकि वो ज्यादा मॉडल तो नहीं थी, बट हाँ, उसके चेहरे और कपड़ों से ही पता चल रहा था कि वो घमंडी तो काफी थी। विक्रम लेडी को देखकर बोले, काव्या तुम, और थैंक यू, तुमने जो मेरे पेट्स का ख्याल रखा है। काव्या मुस्कुराते हुए बोली, अरे विक्रम जी, आप थैंक यू क्यों बोल रहे हैं? मैं पहली बार आपकी सारे पेट्स का ख्याल थोड़ी ना रख रही हूँ, पहले भी तो मैं इनका ख्याल रखती थी ना।
विक्रम जी जानवरों के सिर पर हाथ फिराते हुए बोले, नहीं काव्या, फिर भी थैंक यू तो बनता है, क्योंकि मैं जब भी तुम्हें अपने पेट्स का ख्याल रखने के लिए बुलाता हूँ तुम तुरंत हाँ कर चली आती हो, इसलिए थैंक यू तो बनता है। काव्या हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, ओके ठीक है, जब आप इतना कह रहे हो चलो आपका थैंक यू एक्सेप्ट कर लिया, अब तो ठीक है। विक्रम जी हंसते हुए बोले, हाँ अब ठीक है, वैसे तुम्हें जो करना है वो कर लो, मैं तो चला अपने पेट्स के साथ खेलने, कहकर वो वहां से गार्डन में अपने सारे पेट्स के साथ खेलने चले गए। वहीं जैसे ही विक्रम जी गए, काव्या के चेहरे पर जो मुस्कान थी वो एक पल में चेंज हो गई और उसके आंखों में जो चमक थी वो कठोरता में बदल गई और वो वहां से विला के अंदर चली गई। अब ये बता पाना मुश्किल था कि काव्या के चेहरे पर मुस्कान और उसकी आंखों में जो कठोरता आई थी उसका क्या मतलब था। अभिमन्यु अविका को अपने रूम में लेकर आया। वो जैसे ही अविका को रूम में लेकर आए उसने तुरंत रूम का डोर लॉक कर दिया और अविका को डोर से सटाकर उसे किस करने लगा। अचानक हुई अभिमन्यु की इस हरकत से अविका को भी समझने का मौका नहीं मिला। जब तक उसे समझ में आया तब तक वो पूरी तरीके से अभिमन्यु के कब्जे में थी, पर अभिमन्यु जितने प्यार से उसे किस कर रहा था उससे खुद को रोकना मुश्किल होता जा रहा था और कुछ मिनट बाद वो भी अभिमन्यु के साथ किस करने लगी। अभिमन्यु का हाथ अविका की कुर्ती के अंदर जा चुका था और वो उसके पेट पर हल्के हल्के से अपना हाथ फिरा रहा था, जिससे अविका को गुदगुदी हो रही थी। अविका ने अभिमन्यु के हाथ को पकड़कर वापस से अपनी कुर्ती के ऊपर रख दिया, लेकिन अभिमन्यु ने फिर से अपने हाथ को उसके पेट पर रखकर फिराने लगा। वही अविका तो पूरी तरह से अपनी सुध बुध खोकर अभिमन्यु को किस कर रही थी और ये देखकर अभिमन्यु को बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। अविका की हाइट अभिमन्यु से कम थी, वो अभी उसके कांधे तक आ पा रही थी और इसीलिए अभिमन्यु को अभी उसको झुककर किस करना पड़ रहा था। वही अविका अभी अपने पैरों की उंगलियों के बल खड़ी हुई थी। ये देखकर अभिमन्यु ने अचानक से अविका को अपनी बाहों में ले लिया, जिससे डर की वजह से अविका ने अपने दोनों पैरों को उसकी कमर पर लपेट दिया था और अपने दोनों हाथों को उसकी गर्दन पर इर्द गिर्द रख लिए थे। अभिमन्यु के दोनों हाथ अभी भी अविका की कमर पर चल रहे थे, जैसे से अविका को गुदगुदी हो रही थी। लगभग 20 मिनट से भी ज्यादा उनकी किस को हो चुके थे। अविका को सांस लेने में भी काफी दिक्कत होने लगी, तो अभिमन्यु ने उसके होठों को अपने होठों से आजाद कर दिया और अविका उसके कंधे पर हाथ रखकर गहरी गहरी सांसें लेने लगी। उसका चेहरा कश्मीरी सेब की तरह लाल हो चुका था, उसके होंठ किस करने की वजह से और भी ज्यादा लाल हो चुके थे। वही अभिमन्यु को तो अभी अविका बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अभिमन्यु ने अविका को देखा और फिर से अपना एक हाथ उसके सिर के पीछे रखा और फिर से उसे किस करने लगा। अब उसने अविका को बेड पर जाकर लेटा दिया, लेकिन उसने अपनी किस कंटिन्यू रखी हुई थी। किस करते करते अभिमन्यु ने अविका की कुर्ती को उसके शरीर से अलग कर दिया। खुद उन दोनों को भी नहीं पता अब उसके हाथ अविका की ऊपर की बॉडी पर चल रहे थे। हालांकि अविका ने अभी भी ब्रा पहनी हुई थी। उसने उसके होठों को चूमना छोड़ दिया और वो उसकी गर्दन पर किस करने लगा, साथ ही साथ वो उसे वाइट भी कर रहा था, जिसकी वजह से अभी अविका की सिसकियां निकल रही थी। अचानक उन दोनों के कानों में दो नोक होने की आवाज आई, जिसकी वजह से अभिमन्यु अविका से अलग हो गया। अभिमन्यु ने गुस्से की वजह से कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। वो फिर से अविका को किस करने को हुआ कि फिर से किसी ने दरवाजे पर नोक किया। अविका ने खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लिया और अभिमन्यु उठकर दरवाजा खोलने चला गया। दरवाजे पर मेड खड़ी हुई थी। मेड अभिमन्यु की तरफ देखकर बोली, सर पायल मैडम आपको बुला रही है, मैडम को आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। अभिमन्यु ने हाँ में सिर हिलाया और गेट बंद करके अविका के पास आ गया, जो कि मुस्कुराते हुए अभिमन्यु को ही देख रही थी और ये बात अभिमन्यु बहुत अच्छी तरीके से समझ रहा था कि अविका अभी क्यों मुस्कुरा रही है। अभिमन्यु उसके बाल सही करते हुए बोला, बहुत हंसी आ रही है ना तुम्हें, बट डोंट वरी, जो काम को मैंने अधूरा छोड़ा है आज रात में वो पूरा कर लूंगा। और वैसे भी तुम ससुराल आए हो तो आज हमारी वेडिंग नाइट होना बाकी है और आज हमारी वेडिंग नाइट है, इसलिए अच्छे से तैयार हो जाना क्योंकि मुझे अपना अधूरा काम भी पूरा करना है। कहकर उसने अपनी एक आंख मार दी और खुद वहां से चला गया। वहीं अभिमन्यु की बातें सुनकर अविका के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो खुद से ही बोली, चाहती तो मैं भी हूँ मन्यु कि मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी बन जाऊं, पर पता नहीं मेरे नसीब में क्या लिखा हुआ है। हे भगवान प्लीज जो भी करना सही करना, आपने कभी भी मुझे कोई खुशियाँ नहीं दी, पर प्लीज अब तो मुझे खुशी दे देना और मेरी खुशी मेरे अभिमन्यु और पूरे परिवार में है, तो प्लीज मेरे अभिमन्यु और मेरे परिवार को मुझसे दूर मत करना। और आज फाइनली मैं पूरी तरीके से मिसेज अविका अभिमन्यु रायसिंघानिया बन जाऊंगी। कहकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, इस बात से अनजान कि अभी उसकी जिंदगी में एक बहुत ही बड़ा तूफान आने वाला था, जिसकी बहुत बड़ी कीमत उसे चुकानी थी। अविका उठी और पूरे रूम को ध्यान से देखने लगी। उस रूम में बहुत सारी अविका की तस्वीरें लगी हुई थी और ये देखकर अविका के चेहरे पर उदासी आ गई, क्योंकि वो भले ही अविका के शरीर में आ चुकी थी पर थी तो वो मानसी ही ना। उसने खुद को देखा और वो वहां से बाथरूम में फ्रेश होने चली गई। जब वो वहां से चेंजिंग रूम में चेंज करने के लिए गई तो उसने देखा वहां ऑलरेडी सारा सामान उसके लिए मौजूद था। उसने एक हल्की सी ट्राउजर कुर्ती निकाली और उसे पहनकर बाहर आ गई। उसने जैसे ही रूम का डोर खोला और बाहर जाने को हुई कि उसकी नज़र सामने पड़ी, जहाँ एक
उम्मीद के साथ पीहू उसके रूम की तरफ ही आ रही थी। पीहू अविका की तरफ देखकर बोली, भाभी मैं आपसे ही मिलने आ रही थी। अविका मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा लेकिन तुम्हें मुझसे क्या काम था, तुम तो अभी वैभव के पास आना चाहिए था ना। पीहू मुस्कुराते हुए बोली, अरे भाभी वैभव के पास में मॉम है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपसे मिलने आ जाऊं और आपके साथ ही ये पूरा विला देख लूं। अविका मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा पर विला तो मैंने भी नहीं देखा है, एक काम करते हैं हम दोनों साथ में ही विला देखते हैं, ठीक है। पीहू ने हाँ में सिर हिलाया और वो हाथ अविका का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए बोली, चलो। अविका ने एक नज़र अपने हाथ को देखा और वो भी उसके साथ चली गई। पायल वैभव को देखकर बोली, ये लो तुम्हारी दवा, कहकर उसने दवा वैभव को दे दी। वैभव ने एक नज़र उसको देखा और दवा को लेकर खा लिया। वैभव को इस तरह शांत देखकर पायल ने आगे बढ़कर वैभव के बालों पर हाथ फिराना चाहा तो वैभव ने अपना सिर पीछे कर लिया और पायल का हाथ हवा में ही रह गया। वैभव अपनी बेहद शांत मगर ठंडी आवाज में बोला, मिसेज रायसिंघानिया ये आप क्या कर रही हैं? मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ, जब से मैं बीमार हुआ हूँ तब से आपको कुछ ज्यादा ही प्यार नहीं आने लगा है मेरे ऊपर। अब क्या मुझे इस घर से निकालना चाहती हैं आप? इसलिए इतना प्यार जता रही हैं ताकि मैं आपकी बात मानकर इस घर से चला जाऊं? तो डोंट वरी मिसेज रायसिंघानिया, आप एक बार बोल कर तो देखिए, मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। पायल की आंखें नम हो गई थी। वो विक्रम की तरफ देखकर बोली, विक्रम समझाओ वैभव को, मैं उसे घर से बाहर निकालने के लिए ये सब नहीं कर रही हो, बल्कि मुझे सच में अभी उसकी फिक्र हो रही है। विक्रम वैभव की तरफ देखकर बोले, वैभव पायल सही कह रही है, उसे तुम्हें घर से निकालने का कोई भी इरादा नहीं है बेटा, एक बार उसकी बात तो सुनो। वैभव ने पायल को देखा और हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, तो बताएं मिसेज रायसिंघानिया आपको मुझसे क्या बात करनी है? पायल वैभव की तरफ देखकर बोली, वैभव प्लीज तुम मुझे ये बार बार मिसेज रायसिंघानिया मत बुलाओ, तुम प्लीज अभिमन्यु की तरह मुझे मॉम बुलाओ, मुझे तुम्हारे मुंह से मॉम सुनना है। वैभव मैं तुम्हारी मॉम हूँ। वैभव बोला, आई एम सॉरी मिसेज रायसिंघानिया, मॉम कहने का अधिकार आप बहुत पहले ही खो चुके हैं, इसलिए मैं आपसे मॉम नहीं कह सकता हूँ। अभी मुझे सोना है तो प्लीज मुझे आराम करने दीजिए और मुझे अकेला छोड़ दीजिए, कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। पायल ने एक नज़र वैभव को अपनी आंसू भरी आंखों से देखा और विक्रम के साथ उसके रूम से बाहर आ गई। विक्रम पायल को शांत करते हुए बोले, पायल सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, अभिमन्यु और मैं वैभव को समझा देंगे, देखना वो मान जाएगा, लेकिन उसे भी तुम्हें मॉम कहना थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा क्योंकि अचानक तुम उसे मिसेज रायसिंघानिया कहने की जगह मॉम बुलाने के लिए बोल रही हो। पायल रोते हुए बोली, आप मुझे अभी भी चिढ़ा रहे हो, प्लीज अब तो ताना मत दो। विक्रम जी बोले, अरे नहीं नहीं, मैं आपको ताना नहीं दे रहा हूँ, अरे भाई मुझे अभी भी इस घर में आराम से रहना है, मैं अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मार सकता। मुखर्जी बिला में मिस्टर राकेश मुखर्जी अपना लंच करते हुए तनुजा की तरफ देखकर बोले, तनुजा बेटा तुम्हें विक्की कैसा लगा? वो काफी अच्छा लड़का है, पढ़ाई भी विदेश से करके आया है, खुद का बिजनेस भी है, और उसके पापा मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तनुजा अपना लंच करते हुए बिना उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान देते हुए बोली, अच्छा है डैड। मिस्टर मुखर्जी के चेहरे पर तनुजा की बात सुनकर मुस्कान आ गई और वो मिसेस मुखर्जी की तरफ देखकर इशारा करके मुस्कुराने लगे। मिसेज मुखर्जी तनुजा की तरफ देखकर बोली, तनुजा बेटा एक बार सही से सोच लो। तनुजा अपनी एक आईब्रो उठाकर उन दोनों की तरफ देखकर बोली, इसमें सोचने वाली क्या बात है, विक्की बहुत अच्छा है, वो उस दिन मेरे पास आकर आराम से बातें करने लगा, ऐसा लगा ही नहीं जैसे कि वो मुझसे पहली बार बात कर रहा है, काफी दिलचस्प और हंसमुख इंसान है, आई एम श्योर उसके आसपास के लोग हमेशा उसकी हरकतों से खुश रहते होंगे, कहकर वो अपना लंच खत्म कर वहां से चली गई। मिसेज मुखर्जी मिस्टर मुखर्जी की तरफ देखकर बोली, मुझे लगता है कि तनुजा से एक बार और पूछ लेना चाहिए। मिस्टर राकेश मुखर्जी अपनी पत्नी के हाथों पर हाथ रखकर बोले, अरे धर्मपत्नी जी, अभी उसने विक्की की तारीफ की तो थी, आपको नहीं लगता है कि उसे विक्की पसंद आ गया है? आई एम श्योर मेरी बेटी को मेरी पसंद काफी पसंद होगी, मैं उसके लिए कुछ गलत नहीं करूंगा, तो ठीक है फिर मैं अपने दोस्त से इस रिश्ते के बारे में बात कर लूंगा। इस बात से अनजान कि उन दोनों की बातें कोई और भी सुन रहा था, वो इंसान जल्दी से बाहर आया और उसने किसी को कॉल करते हुए कहा, सर यहाँ पर तनुजा मैडम की शादी की बात चल रही है, कहकर उसने डाइनिंग टेबल पर हुई सारी बातों को बता दिया। सारी बातें सुनने के बाद फोन पर मौजूद दूसरे इंसान ने कहा, ओके नजर रखो उन पर, कहकर उसने कॉल काट दिया। देवांश ने तनुजा को कॉल किया और फोन पर बेहद ही ठंडी आवाज में बोला, जल्दी से अवस्थी विला आओ, कहकर उसने कॉल काट दिया। तनुजा फोन को घूरते हुए बोली, ये इंसान हमेशा घोड़ी पर सवार क्यों रहता है, कहकर उसने अपना फोन और बैग उठाया और वहां से अवस्थी विला के लिए निकल गई, क्योंकि मिसेज एंड मिस्टर मुखर्जी अभी अपने रूम में थे, इसकी वजह से तनुजा ने मेड से कहा कि वो बाहर जा रही है और वो वहां से चली गई। कुछ देर बाद तनुजा देवांश के रूम में आकर गहरी गहरी सांस लेते हुए बोली, क्यों बुलाया तुमने मुझे?
देवांश तनुजा की तरफ देखकर बेहद कड़क आवाज में बोला, क्यों? अब क्या मैं तुम्हें भुला भी नहीं सकता हूँ? क्या इतना भी अधिकार नहीं रहा मेरा तुम पर? तनुजा उसके पास जाकर बोली, क्या बात है देवांश, तुम इतने उखड़े उखड़े से क्यों लग रहे हो? कुछ हुआ है क्या? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? कहकर वो उसके माथे को छूने को हुई कि देवांश ने अपने एक हाथ से उसका हाथ पकड़कर अपने पास खींच लिया। उसके हाथ को उसके पीठ के पीछे लगाते हुए गुस्से में बोला, तनुजा क्या सच में मैं तुम्हें पसंद भी हूँ? क्योंकि मेरे पीछे तुम किसी और के लिए हाँ कर रही हो। तनुजा की आंखें दर्द की वजह से नम हो चुकी थी, लेकिन देवांश की बात सुनकर उसकी आंखें बड़ी हो गई हैं। वो हैरानी से बोली, ये क्या बात कर रहे हो देवांश? तुम और मैं किसी और के लिए हाँ क्यों कहूंगी? और मुझे तुम पसंद हो और मैं तुमसे प्यार करती हूँ। देवांश तनुजा की तरफ देखकर एक झूठी हंसी हंसते हुए बोला, ओ क्या बात है मिस तनुजा मुखर्जी, क्योंकि अभी आप अपने पापा से किसी और लड़के से शादी करने के लिए हाँ बोलकर आ रही हैं। क्या आप ये बात अपने मुंह से खुद बताएंगी या फिर मुझे सबूत भी देना पड़ेगा? तनुजा हैरान होकर बोली, मैंने पापा से कब किसी और लड़के के लिए शादी करने के लिए हाँ बोला? फिर उसे अभी कुछ देर पहले डाइनिंग टेबल पर जो कुछ भी हुआ वो याद आ गया और वो हैरान होकर बोली, नो नो देवांश नो, मुझे विक्की कतई पसंद नहीं है। हाँ वो मतलब उसकी हरकतें कुछ अजीब है, वो बंदा मुझे कतई पसंद नहीं है। वो तो पापा के दोस्त का बेटा है, इसलिए मैंने पापा के सामने उसकी बुराई नहीं की, पर मुझे नहीं पता था कि पापा मेरी बातों को दूसरी तरफ ले जाएंगे। मुझे उससे शादी नहीं करनी, मुझे तुमसे शादी करनी है। मुझे तुम्हें जिंदगी भर परेशान करना है, मैं उस नमूने से शादी नहीं कर सकती हूँ। लंच के समय रायसिंघानिया विला में अभी डाइनिंग रूम में सारे लोग बैठे हुए थे। हालांकि वहां वैभव और पीहू नहीं थे, पर पायल, विक्रम, अभिमन्यु और अविका वहां पर मौजूद थे। वही पायल बार बार किसी के आने का वेट कर रही थी। विक्रम उनकी तरफ देखकर बोले, क्या बात है, लगता है जिसे आप देखना चाहती है वो अभी तक आई नहीं है। पायल विक्रम को देखकर बोली, विक्रम उसने मुझसे कहा था कि वो लंच तक आ जाएगी, लेकिन वो अभी तक नहीं आई। क्या मैं उसे फोन करके पूछूं कि वो अभी तक क्यों नहीं आई है? विक्रम पायल को शांत करते हुए बोले, आ जाएगी, ट्रैफिक जाम में फंस गई होगी। अभिमन्यु बिना कोई एक्सप्रेशन के बोला, आप दोनों किसकी बात कर रहे हैं और कौन आने वाला है जिसकी वजह से आप दोनों लंच भी नहीं कर रहे हो? पायल मुस्कुराते हुए कुछ कहने को हुई कि अचानक पीछे से किसी की आवाज आए, हेलो एवरीवन, आई एम हियर। आवाज सुनकर सब लोगों ने उस तरफ देखा जिस तरफ से आवाज आ रही थी। वहां पर एक 19 से 20 साल की लड़की खड़ी हुई थी, जो कि दिखने में बेहद ही मॉडल और खूबसूरत लग रही थी। अपने हाथों में ब्रांडेड हैंडबैग पकड़ा हुआ था, जिसकी वजह से उसको देखकर ही पता चल रहा था कि वो काफी अच्छे घर से हैं। पायल मुस्कुराते हुए बोली, कैसी है मेरी बच्ची? वो लड़की पायल के पास आकर उनके गले मिलकर बोली, मैं बहुत अच्छी हूँ बूजी, आप बताओ आप ठीक हो? अविका अभिमन्यु की तरफ देखकर हल्के से बोली, मन्यु ये बूजी कौन होती है? ये कौन से रिश्तेदार होते हैं? अभिमन्यु उसकी तरफ देखकर हल्के से बोला, बूजी का मतलब है बुआ जी। ये लड़की मॉम को बुआ की जगह बूजी बुलाती है। पायल उस लड़की की तरफ देखकर बोली, मैं भी ठीक हूँ, आओ सितारा बैठो और लंच कर लो। सितारा जल्दी से बोली, ओके बुजी, मैं अपने हैंड वॉश करके आती हूँ, कहकर वो वहां से अपना बैग रख कर चली गई। पायल अविका की तरफ देखने लगे, जो कि अभी उनको ही सवालिया नजरों से देख रही थी। पायल को पता था कि अविका का सवाल क्या होगा, तो वो मुस्कुराते हुए बोली, ये मेरी भाभी की बेटी है, सितारा खन्ना। अविका ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। वही सितारा अपने हैंड वॉश कर अभिमन्यु के पास वाली चेयर पर जाकर बैठ गई और वो अभिमन्यु को देखकर बोली, और बड़ी कैसे हो आप? अभिमन्यु अपना लंच करते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, मैं अच्छा हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो और पढ़ाई कैसी चल रही है? सितारा मुस्कुराते हुए बोली, अरे यार, पढ़ाई से भी हट कर कुछ बात कर लिया करो आप। अचानक उसकी नज़र अभिमन्यु के पास बैठी अविका पर गई, तो वो अभिमन्यु को देखकर बोली, बड़ी ये आपकी वाइफ है ना? अभिमन्यु ने हाँ में सिर हिलाया और अविका को देखकर बोला, यस शी इज माई वाइफ। सितारा अविका की तरफ देखकर बोली, हाय अविका, आई एम सितारा, कहकर सितारा अविका को देखने लगी। वही अविका को सितारा में कुछ तो अजीब लग रहा था, पर वो सबके सामने अभी कुछ भी नहीं बोली और मुस्कुरा कर बोली, हाय आई एम अविका। डिनर करने के बाद सारे लोग आपस में बातें करने लगे। वैभव पीहू के बहुत कहने की वजह से उन सारे लोगों के पास आकर बैठ चुका था और सितारा भी पीहू से मिल चुकी थी। सितारा अभी सारी लोगों से काफी अच्छे से बात कर रही थी। बात करते करते कब रात के 11:00 बज गए किसी को पता ही नहीं चला। विक्रम जी सबकी तरफ देखकर बोले, अच्छा बच्चों, अब सबको सोने जाना चाहिए, ऑलरेडी रात के 11:00 बज चुके हैं। अविका सबको कॉफी लाते हुए बोली, अरे सब लोग चले जाना, बट मैं जो कॉफी लेकर आई हूँ कम से कम वो तो पी के जाओ। सारे लोगों ने हाँ में सिर हिला दिया और सारे लोग कॉफी पीने लगे। अभिमन्यु कॉफी पीकर अविका की तरफ देखकर कुछ इशारा कर वहां से चला गया, जिससे अविका का चेहरा लाल पड़ गया, लेकिन उसने खुद को संभाला ताकि कोई और उसे देखकर डाउट ना कर पाए। वही बाकी सारे लोग भी अपने अपने रूम में चले गए।
अविका ने सारे कॉफी कप उठाए और वो किचन में आ गई। वही उसके पीछे पीछे सितारा भी आ गई। वो अविका की तरफ देखकर बोली, वैसे तुम काफी बहुत अच्छी बनाती हो। अविका मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू सो मच, बट तुम यहाँ पर, मेरा मतलब है कि तुम्हें इस टाइम अपने रूम में होना चाहिए। सितारा अविका को देखकर बोली, अविका एक्चुअली मैं फ्लाइट में सो गई थी और इसलिए मुझे अभी नींद नहीं आ रही है, तो क्या प्लीज तुम मेरे साथ थोड़ी देर गार्डन में घूम सकती हो अगर तुम्हें कंफर्टेबल लगे तो, वरना कोई बात नहीं है। अविका टाइम देखकर हिचकिचाते हुए बोली, ओके चलो थोड़ी देर हम लोग गार्डन में घूम लेते हैं। दोनों वहां से गार्डन में आ गई। रात की 11:00 बज चुके थे, जिसकी वजह से गार्डन में अभी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। गार्डन से काफी दूर बॉडीगार्ड्स खड़े हुए थे जो कि रात के टाइम बाकी सिक्योरिटी कर रहे थे। सितारा और अविका गार्डन में एक दूसरे से बातें करके घूमने लगी। अभिमन्यु जो कि बालकनी में खड़ा पिछले 15 मिनट से उन दोनों को गार्डन में घूमते हुए देख रहा था, उसने अविका को मैसेज कर रूम में आने के लिए कहा। अविका ने अपने फोन में मैसेज देखा तो वो सितारा की तरफ देखकर बोली, सितारा लगता है अब हमें सोने चलना चाहिए, ऑलरेडी रात के 11:30 बजने वाले हैं। सितारा ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया और दोनों लोग वहां से विला के अंदर आ गए। विला में अभी मेड ने सारी लाइट डिम कर दी थी, जिसकी वजह से अभी ज्यादा रोशनी नहीं फैली हुई थी और विला में अभी हल्की हल्की लाइट जल रही थी। सितारा और अविका अभी सीढ़ियों पर चल रहे थे कि अचानक सितारा रुक गई। वही अविका का ध्यान सितारा पर नहीं था, क्योंकि अभी उसका सारा ध्यान अभिमन्यु के पास जाने में था और इसलिए उसने ये नोटिस ही नहीं किया कि सितारा पीछे रह गई थी। अचानक उसके कानों में एक आवाज आई, मानसी। अविका ने जैसे ये नाम सुना उसके हाथ ग्रिल पर ही रुक गए। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई और वो पीछे मुड़कर सितारा को देखने लगी। अभी उसे सितारा की आंखों में कुछ अलग दिख रहा था। वो सितारा की तरफ देखकर घबराते हुए बोली, सितारा अभी तुमने मुझे किस नाम से पुकारा? सितारा मुस्कुराते हुए बोली, क्यों, मैंने तो सही नाम से पुकारा है। तुम्हारा नाम मानसी है तो मैं तुम्हें मानसी ही नाम से पुकारेंगी ना। सितारा के मुंह से अपना नाम सुनकर मानसी अभी और भी ज्यादा घबरा गई। वो कुछ कहने को हुई कि अचानक उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। उसने अपने सिर के बीचों बीच 3 उंगलियां रख ली और उसके मुंह से हल्की सी आह निकल गई। उसने अपनी दर्द की वजह से आंखें बंद कर ली और जब दोबारा उसने अपनी आंखें खोली तो उसने सामने देखा, वहां पर अविका खड़ी हुई थी। मानसी अविका को देखकर इतना घबरा चुकी थी कि उसका शरीर कांपने लगा। अविका मानसी की तरफ देखकर बोली, मानसी प्लीज मुझे मेरी जगह लौटा दो, मुझे मेरी जगह वापस दे दो, मुझे अपने अभिमन्यु की जिंदगी में वापस आना है, मुझे मेरा परिवार चाहिए। मानसी प्लीज मुझे मेरा परिवार दे दो। मैं शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मेरे ना होने की वजह से मेरे परिवार, मेरे पति सबको संभाला, पर प्लीज मुझे मेरी जगह वापस दे दो, मुझे भगवान ने एक और मौका दिया है। वही मानसी उसकी बातें सुनकर और भी ज्यादा डरने लगी थी। वो रोते हुए अविका से बोली, अविका इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं थी ना, भगवान ने मुझे तुम्हारे शरीर में पुनर्जन्म दिया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तो फिर मैं कैसे कैसे तुम्हें तुम्हारी जगह वापस दे दूं। मानसी की बात सुनकर अविका मानसी की तरफ आने लगी। इसकी वजह से मानसी और भी ज्यादा घबराने लगी। उसका पैर कब सीढ़ियों से पीछे की तरफ जाने लगा उसे खुद भी पता नहीं चला था और वो अचानक सीढ़ियों से नीचे गिरने लगी। वही अविका ने अपना हाथ मानसी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ाया, पर मानसी का हाथ उसके शरीर से आर पार हो गया और जिसकी वजह से मानसी अभी सीढ़ियों से नीचे गिरने लगे और उसकी चीख पूरे विला में गूंज गई। वही अभिमन्यु जो कि काफी देर से अविका का इंतजार कर रहा था, वो नीचे की तरफ आने लगा और जैसे ही उसने सीढ़ियों से अविका को गिरते हुए देखा, वो चिल्लाते हुए अविका की तरफ जाने लगा। अविका सीढ़ियों से नीचे गिरते ही बेहोश हो चुकी थी और उसके सिर से खून निकलने लगा। वही सितारा भी बेहोश होकर सीढ़ियों के पास ही गिर गई थी, पर उसे कोई चोट नहीं आई थी। अभिमन्यु की आवाज सुनकर बाकी सारे लोग भी अपने अपने रूम से बाहर आ गए और उन्हें जैसे ही सितारा और अविका दोनों को बेहोश देखा, सब लोग घबरा गए। अभिमन्यु ने जल्दी से अविका को अपनी गोद में उठाया और उसे अपने रूम में लेकर आ गया। उसने जल्दी से अविका के सिर से बहते हुए खून को रोका और उसके सिर की ड्रेसिंग करके तुरंत डॉक्टर को कॉल कर दिया। वही विक्रम जी ने भी सितारा को गोद में उठाकर लिविंग रूम के सोफे पर लिटा दिया। कुछ ही देर में डॉक्टर राय सिंघानिया आ चुके थे। उन्होंने दोनों का चेकअप किया तो वो कुछ पल के लिए हैरान हो गए। डॉक्टर नीचे आकर विक्रम और अभिमन्यु की तरफ देखकर बोले, सर दोनों ही किसी गहरी बात को सोचते हुए सदमा लगा है और इसी वजह से दोनों ही बेहोश हो गई, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है क्योंकि दोनों एक ही साथ बेहोश हुई है। मैंने दोनों का इंजेक्शन दे दिया है, अब इन दोनों को सुबह ही होश आ जाएगा, कहकर डॉक्टर वहां से चले गए। विक्रम जी अभिमन्यु को देखकर बोले, बेटा तुम सितारा को उसके रूम में जाकर लिटा दो। अभिमन्यु ने सितारा को अपनी गोद में उठाया और वो वहां उसको लेकर उसके रूम में आ गया। उसने सितारा को बेड पर लिटा दिया और उसके ऊपर ब्लैंकेट उड़ाकर वहां से डायरेक्ट अपने बेडरूम में आ गया। उसने अविका को देखा जो कि अभी बहुत गहरी नींद में सो रही थी।
अभिमन्यु अविका के पास ही जाकर लेट गया और वो अविका के बालों पर हाथ फिराने लगा। अविका के सिर पर काफी चोट आई हुई थी जिसकी वजह से वो अभी भी बेहोश थी और उसे सुबह ही होश आने वाला था। अभिमन्यु उसको अपनी बाहों में भरकर सोने की कोशिश करने लगा क्योंकि अविका की वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे अभी अविका की बहुत फिक्र हो रही थी पर फिर भी वो सोने की कोशिश करने लगा और कुछ ही देर बाद वो सो गया। अगली सुबह अभिमन्यु की आंख खुली तो उसने देखा अभी उसके पास में अविका नहीं है। वो एक पल को घबरा सा गया कि तभी बाथरूम से दरवाजा खोलने की आवाज आई। उसने देखा तो अविका बाथरूम से बाहर आ रही थी। अभिमन्यु उसके पास जाकर परेशान होकर बोला, अविका तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? तुम्हें अभी चलने फिरने से मना किया है तो प्लीज अभी जाकर रेस्ट करो। अविका उसको देखकर बहुत प्यार से बोली, थैंक यू अभिमन्यु मेरी केयर करने के लिए, लेकिन मैं ठीक हूँ। अभिमन्यु अविका की तरफ देखकर बोला, अविका ये कैसी बातें कर रही हो? तुम मेरी पत्नी हो, तुम मेरा प्यार हो जानती हो। अविका मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ तो मैं तुम्हारी केयर कैसे क्यों नहीं करूँगा? अभिमन्यु की बात सुनकर अविका की आंखें थोड़ी सी नम हो गई थी पर उसने खुद को संभाला और वो बेड पर जाकर बैठ गई। अभिमन्यु ने जब अविका की आंखें नम देखी तो वो परेशान होकर बोला, अविका तुम रो रही हो, तुम्हारी आंखों में आंसू हैं। अविका जल्दी से बोली, अरे नहीं नहीं, एक्चुअली थोड़ा सा दर्द हो रहा है ना, इसलिए पेन किलर खा लूंगी तो सब ठीक हो जाएगा। अभिमन्यु ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, रुको मैं ब्रेकफास्ट मंगवाता हूँ, उसके बाद तुम दवा खा लेना। कहकर अभिमन्यु ने नीचे कॉल कर दिया। वही कुछ सोचकर अविका अभिमन्यु को बहुत प्यार से देखने लगी। उसकी आंखों से आंसू निकलकर उसके गालों पर लुढ़क गए। उसने अपने आंसुओं को साफ किया और वो फिर से अभिमन्यु को देखने लगी, लेकिन कुछ याद कर उसकी आंखों में आंसू आ गए। मानसी प्लीज मुझे मेरी जिंदगी वापस दे दो, प्लीज मुझे मेरा शरीर से दे दो। मैं अपने अभिमन्यु और अपने परिवार के बिना अधूरी हूँ। जानती हूँ कि तुम्हारे साथ भी अन्याय हुआ है, लेकिन मानसी मेरी सच्चाई से तो तुम बहुत अच्छे से वाकिफ हो ना। मुझे फंसाया था लोगों ने और मैं लोगों के कहने पर आ गई, इसलिए मैंने अपनी अभिमन्यु का प्यार, परिवार, सब कुछ खो दिया। जानती हूँ मानसी तुम्हें भी अभिमन्यु से प्यार हो गया है, लेकिन तुम्हें भी ये बात बहुत अच्छे से पता है ना मानसी, अभिमन्यु तुम्हें इसलिए प्यार करता है क्योंकि उसे लगता है कि तुम उसकी अविका हो, लेकिन तुम ये बात बहुत अच्छे से जानती हो ना मानसी कि तुम अविका नहीं हो। प्लीज मेरे पति को मुझे वापस दे दो, मेरा परिवार मुझे दे दो। भगवान ने मुझे एक और मौका दिया है, मेरे साथ तो न्याय कर दो प्लीज, मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। मानसी ने अविका की बात सुनकर कुछ नहीं कहा और वो अपनी आंखें बंद कर जमीन पर घुटनों के बल बैठकर रोने लगी। उसने अपनी आंखें बंद की तो उसे फिर से अविका के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ याद आने लगा। जैसे जैसे अविका के साथ वो सब कुछ हुआ था उसे याद कर उसके आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। साथ ही साथ उसे अभिमन्यु के साथ बिताए हुए खूबसूरत पल, अपने परिवार के साथ जिए हुए वो खूबसूरत पल, तनुजा, उसके दोस्त, उसके सब कुछ याद आने लगा। वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और वो अपनी आंखें खोलकर अविका को देखने लगी। वो अविका को देखकर बोली, पर मेरी तो कोई गलती नहीं थी ना, तुम जानती हो ना कि अविका मैंने कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा, मेरे साथ खुद भी तो गलत हुआ था, पर भगवान ने मुझे तुम्हारे शरीर में पुनर्जन्म दिया, मैंने इसको भी स्वीकार कर लिया। पर अविका अब मैं तुम्हें सब कुछ कैसे वापस कर दूं? जानती हूँ कि मैं बहुत गलत कर रही हूँ, मैं स्वार्थी बन रही हूँ, पर प्लीज अविका तुम समझो तो। अविका उसके हाथ पकड़ने को हुई लेकिन उसका हाथ मानसी के हाथ से आर पार हो गया। सामने लगी भगवान की बड़ी मूर्ति की तरफ देखकर बोली, मानसी ये भगवान है, इन्होंने सबके साथ न्याय किया है, ये तुम्हारे साथ भी न्याय करेंगे। और प्लीज मानसी वो मेरा पति है, मेरा परिवार है, मुझे मेरा अभिमन्यु दे दो। जानती हूँ मुझसे बहुत बहुत बड़ी गलतियां हुई है और मैं शायद अभिमन्यु का प्यार भी डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, बट मानसी मुझे भगवान ने दूसरा मौका दिया है, तुम भी प्लीज दूसरा मौका दे दो, मुझे मेरा शरीर दे दो। जब तक तुम नहीं चाहोगी मैं चाहकर भी अपने शरीर में प्रवेश नहीं कर पाऊंगी, प्लीज मुझे मेरे शरीर वापस दे दो। मानसी ने भगवान को देखा और वो उनके सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने अपने आसपास देखा तो वो अभी मंदिर में थी। वो भगवान की तरफ देखकर बोली, भगवान जी आप चाहते हैं ना कि मैं सब कुछ ठीक कर दूं? मैंने आपसे कहा था कि आप प्लीज मुझे रास्ता दिखा दीजिए और आपने मुझे शायद रास्ता दिखा भी दिया, तो ठीक है भगवान जी मैं तैयार हूँ, अब जो कुछ भी होगा सब आपके भरोसे होगा। कहकर मानसी ने अपनी आंखें बंद कर ली और अविका उसकी तरफ आने लगी। अविका ने मानसी का हाथ छुआ तो अभी उसका हाथ मानसी के हाथ से आर पार हो रहा था। वो भगवान की तरफ देखकर रोते हुए बोली, हे भगवान प्लीज जब आपने मुझे दोबारा मौका दिया है तो प्लीज मुझे मेरे पति और मेरे परिवार के पास भेज दीजिए, मैं बहुत दिनों से भटक रही हूँ, मुझे मेरा प्यार मुझे वापस दे दीजिए, मैं वादा करती हूँ कि मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगी। कहकर उसने अपनी आंखें बंद की और वो फिर से मानसी की शरीर में प्रवेश करने लगी। मुखर्जी विला में मिस्टर शैलेश मुखर्जी ब्रेकफास्ट कर रहे थे। वो अपनी पत्नी की तरफ देखकर बोले, शालिनी आज हम तनुजा का रिश्ता लेकर जा रहे हैं तो प्लीज तनुजा को बता देना कि वो तैयार रहें। शालिनी तनुजा की मॉम परेशान होकर बोली, बट आप एक बार
शैलेश मुखर्जी हंसते हुए बोले, बस शालिनी जी, मैंने आपके कहने पर तनुजा से बात करने के लिए हाँ कर दिया है ना। तनुजा अभी सोकर नहीं उठी है, कुछ देर बाद जब हम विक्की के घर जाएंगे तब मैं तनुजा से बात करके सब कुछ क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और मेरा मानना ये है कि मेरी बेटी को मेरी पसंद जरूर पसंद आएगी, वो इस रिश्ते के लिए हाँ कर देंगी। जी नहीं मिस्टर शैलेश मुखर्जी, वो इस रिश्ते के लिए कभी हाँ नहीं करेंगे। पीछे से आवाज आई तो मिसेज और मिस्टर शैलेश मुखर्जी दोनों ने मुड़कर पीछे देखा तो वहां पर देवांश खड़ा था। मिस्टर मुखर्जी खड़े होते हुए बोली, मिस्टर देवांश अवस्थी, तुम यहाँ और मेरी बेटी इस रिश्ते के लिए हाँ क्यों नहीं करेंगे। देवांश अपने मैनेजर के साथ चलते हुए मिस्टर शैलेश मुखर्जी के पास आकर बोला, क्योंकि तनुजा और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं और मैं आज आपसे आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। मिस्टर शैलेश मुखर्जी हैरान होते हुए बोले, लेकिन तुम कैसे मेरे बेटे को पसंद कर सकते, आई मीन तुम उससे कब मिले और कहाँ, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है तुम इंडिया बहुत कम आते हो ना, फिर तुम मेरी बेटी को कैसे मिले। तनुजा सीढ़ियों से उतरते हुए बोली, डैड आपको याद है ना, अभिमन्यु जीजू के ये दोस्त है और सबसे पहली बार मुझे अभिमन्यु जी की शादी में ये मिले थे और उसके बाद कुछ महीनों बाद पहले ये यहाँ मन्यु जीजू के साथ आए थे, पर एक एक्सीडेंट की वजह से इन्हें यही रुकना पड़ा, तब हमारी मुलाकात हुई थी। मिसेज मुखर्जी बोली, बेटा तो क्या ये जो कह रहे हैं, उन्होंने देवांश की तरफ देखकर इशारा करते हुए कहा, क्या ये सही कह रहे हैं, आई मीन मतलब ये तुम्हें पसंद करते हैं, क्या तुम भी इनको पसंद करती हो। तनुजा अपने मम्मी पापा के सामने जाकर खड़ी हो गई, वो बहुत ही हिचकिचाहट महसूस कर रही थी और उसकी हिचकिचाहट समझकर शैलेश मुखर्जी उसके पास जाकर खड़े हो गए। उन्हें तनुजा का हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बैठा दिया और सारे लोगों की तरफ देखकर बैठने का इशारा किया। शैलेश मुखर्जी तनुजा का हाथ पकड़कर बोले, तनुजा बेटा, तुमने जो कुछ भी मांगा हमने तुम्हें वो दिया, तुम मुखर्जी इंटरप्राइजेज की इकलौती बारिश हो और हम तुम्हारी खुशियां ही चाहते हैं। अगर तुम किसी को पसंद नहीं करती हो तो हम तुम्हारी शादी विक्की से नहीं करवाएंगे, और अगर तुम देवांश अवस्थी को पसंद करती हो तो हम तुम्हारी शादी उससे करवा देंगे, पर बेटा कभी भी किसी के भी सामने अपना सिर मत झुकाना, क्योंकि तुम्हारे पापा ने तुम्हें गर्व से सिर ऊंचा करके जीना सिखाया है। अब मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो, क्या तुम देवांश को पसंद करती हो। तनुजा ने अपना सिर उठाया और अपने पापा की आंखों में आंखें डालकर हाँ में सिर हिला दिया। मिस्टर मुखर्जी ने उसके सिर पर हाथ फिराया और उसे अपने गले से लगा लिया। वो देवांश की तरफ देखकर बोले, तो देवांश कब ला रहे हो अपने मम्मी पापा को हमारे यहाँ रिश्ते की बात करने, क्योंकि हमारे यहाँ पर बड़े लोगों के बिना रिश्ता पक्का नहीं होता। देवांश मुस्कुराते हुए बोला, डोंट वेरी अंकल, मम्मी पापा कुछ देर में आ ही रहे होंगे। तनुजा देवांश को देखकर गुस्से में बोली, देवांश तुम्हें अभी डॉक्टर ने मना किया था ना चलने फिरने के लिए, फिर तुम यहाँ क्यों आए, अंकल आंटी भी तो यहाँ पर आ सकते थे रिश्ते की बात करने के लिए। देवांश तनुजा की तरफ देखकर बोला, रिलैक्स तनुजा, डॉक्टर ने मुझे ज्यादा चलने फिरने के लिए मना किया था, पर इतना तो मैं चल ही सकता हूँ ना, और वैसे भी तुम्हारे घर पर मैं कोई पैदल चलकर नहीं आया हूँ, कार से आया हूँ और उसके बाद थोड़ा तो ही चलना पड़ा फिर मुझे, और इतना तो मैं चल सकता हूँ। उन दोनों की नोकझोंक देखकर मिसेज और मिस्टर शैलेश मुखर्जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वही कुछ देर बाद ही मिस्टर और मिसेज अवस्थी वहां पर रिश्ते का शगुन लेकर आ गए, क्योंकि देवांश ने पहले से ही सब कुछ रेडी करवा दिया था। वही तनुजा एक पल को तो हैरान हो गई थी, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका रिश्ता देवांश के साथ पक्का हो चुका है। सारी रस्मों के बाद फाइनली तनुजा और देवांश का रिश्ता पक्का हो गया। तनुजा जल्दी से अपने रूम में गई और उसने अविका को कॉल लगा दिया। अविका उसका फोन उठाती भी बोली, कैसी हो तनुजा। तनुजा की मुस्कुराती हुई आवाज आई, तुम्हें पता है अविका, मेरा और देवांश का रिश्ता पक्का हो गया है और अगले मंथ हमारी एंगेजमेंट है। मैं चाहती हूँ मेरी एंगेजमेंट की रिंग तुम मुझे दो, बोलो दोगी ना। तनुजा की बात सुनकर अविका की आंखों में आंसू आ गए। वो अपनी आंखों से आंसू साफ करते हुए बोली, तनुजा मैं प्रॉमिस करती हूँ अविका, तुम्हारी एंगेजमेंट में तुम्हारी रिंग लेकर जरूर आएगी। कहकर उसने कॉल काट दिया और अपने मन में बोली, क्योंकि मैं तो हमेशा के लिए जा रही हूँ और मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया है, तो अविका तुम्हारी एंगेजमेंट में जरूर आएगी। अभिमन्यु सोफे पर बैठकर अपना काम कर रहा था और अविका ने ब्रेकफास्ट कर अपनी दवा ले ली थी, पर वो कब से अभिमन्यु को निहारे जा रही थी। अभिमन्यु अविका के पास अपना काम छोड़कर उसके सामने जाकर खड़ा हो गया और उसके सिर पर हाथ फिराते हुए बोला, क्या हुआ है अविका, काफी देर से देख रहा हूँ, तुम मुझे ही देखी जा रही हो। अविका मुस्कुराते हुए बोली, नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही कि तभी उनके दरवाजे पर किसी ने नोक किया। अभिमन्यु ने गेट खोला तो पीहू खड़ी थी। पीहू अभिमन्यु की तरफ देखा, बोली, अभिमन्यु भैया नीचे नेहा आंटी और राजवीर अंकल आए हैं अविका भाभी से मिलने। एक्चुअली मैंने उन्हें कॉल पर सब कुछ बता दिया। सुबह नेहा आंटी का कॉल आया था, उन्होंने कहा कि अविका के फ़ोन पर उन्हें कई बार कॉल किया, पर जब किसी ने कॉल पिक नहीं किया तो उन्होंने मेरे फ़ोन पर भी कॉल किया और नींद में मैंने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया और वो अभी आएगा भाभी से मिलने।
अभिमन्यु ने हाँ में सिर हिलाया और बोला ओके, मैं अभी अविका को लेकर आ रहा हूँ, और अविका को अपनी गोद में उठाकर नीचे लेकर आ गया। उसने अविका को सोफे पर बैठा दिया और सारे लोग बैठकर बातें करने लगे। हालांकि अविका कुछ ज्यादा आज बोल तो नहीं रही थी, पर उसकी आंखों में नमी आज साफ साफ दिख रही थी। उसके होठों पर मुस्कान थी, पर उसके चेहरे पर एक दर्द था जिसे वो अपनी मुस्कान के पीछे छुपा रही थी। वो अपने मन में बोली बस कुछ देर बाद मैं अभिमन्यु इस परिवार सबसे बहुत दूर चली जाऊंगी, क्योंकि सच ही तो कहा था अविका ने। मैं मानसी तो हूँ, मेरे कहने से क्या फर्क पड़ता है, ना तो ये शरीर मेरा और ना ही ये परिवार मेरा है। अभिमन्यु भी अविका के है और ये परिवार भी अविका का है, फिर मेरे ऊपर कोई हक नहीं है कि मैं यहाँ रुक सकूँ। और फिर ये लोग भी तो मुझे अविका समझते हैं, किसी ने समझा ही नहीं कि मैं मानसी हूँ, उनकी अविका नहीं। सब लोग बातें ही कर रहे थे कि अचानक वैभव अपना लगेज के साथ अपने रूम से बाहर आया। पायल उसे देखकर परेशान होकर बोली वैभव तुम कहाँ जा रहे हो बेटा। वैभव फोन की तरफ देखकर बोला मिसेज राय सिंघानिया, मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ और साथ में मेरी पत्नी भी। पीहू परेशान होकर सब लोगों की तरफ देखने लगी, क्योंकि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वैभव की बात सुनकर पायल रोते हुए बोली नहीं वैभव बेटा, मैं तुम्हारी असली माँ हूँ, मैंने तुम्हें जन्म दिया है, और तुम प्लीज मुझे बार बार ये मिसेज राय सिंघानिया कहकर हट मत करो। जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलतियाँ हुई हैं, प्लीज बेटा मुझे माफ कर दो, कहकर वो वैभव के पैरों में गिर गई। अब आगे वैभव, जिसे सब कुछ पहले से ही अपने मैनेजर की वजह से पता चल चुका था, वो तुरंत पीछे हट गया और पायल को उठाते हुए बोला नहीं मिसेज राय सिंघानिया, आप इस तरह से मेरे पैरों पर नहीं गिर सकती हो। मैंने आपको मॉम का दर्जा दिया है, आप जब कभी भी मुझसे गुस्सा करती थी मैंने आप पर कभी भी कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि मैं हमेशा आपको मॉम मानता हूँ। पायल रोते हुए बोली बेटा मैं तुम्हारी माँ ही हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज अपनी माँ को माफ कर दो। वैभव पायल को शांत करते हुए बोला ओके मिसेज राय सिंघानिया, मैंने आपको माफ कर दिया। पायल वैभव के गाल पर हाथ रखकर बोली तो प्लीज अपनी माँ को एक बार मॉम कह दो, मैं तुम्हारे मुंह से एक बार मॉम सुनना चाहती हूँ। वैभव पायल को गले से लगाते हुए बोला मॉम। पायल वैभव के मुंह से पहली बार अपने लिए मॉम सुनकर खुशी से झूम उठी और उसके चेहरे पर अभी एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। पायल की आंखों में आंसू बह गए, उसने वैभव को गले लगाया और वो उसके गले मिलकर जोर जोर से रोने लगी। आंसू देखकर नेहा के भी आंखों में आंसू आ गए। राजवीर जी उसके सिर को अपने कंधे पर रखकर बोले नेहा खुद के आंसू को कंट्रोल करो, मैं हूं ना हमेशा तुम्हारे साथ। नेहा ने हाँ में सिर हिलाया और राजवीर जी का हाथ पकड़ लिया। वो राजवीर जी की आंखों में देखकर बोली मैं भी हमेशा आपके साथ हूँ। सितारा पायल की तरफ देखकर बोली ओके बुझे, अब मुझे चलना चाहिए। सडनली मॉम का कॉल आया है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है जिसकी वजह से मुझे घर जाना चाहिए। मैंने फ्लाइट ऑलरेडी बुक कर दी है, मेरी फ्लाइट का टाइम हो गया है। पायल परेशान होकर बोली पर बेटा तुम तो कल ही आई थी, कम से कम कुछ दिन तो रुक जाती। सितारा मुस्कुराते हुए बोली डोंट वरी बुजी, मैं फिर से आ जाऊंगी, कहकर वो सारे लोगों से मिलकर वहां से चली गई। रात के समय डाइनिंग टेबल पर अभी पूरा परिवार बैठा हुआ था। सारे लोग हंसी खुशी से डिनर कर रहे थे। वही अविका के चेहरे पर मुस्कान थी और वो अपनी नम आंखों से पूरे परिवार को देख रही थी। पायल और नेहा अविका को खाना देते हुए बोली अविका अब खाना खाओ भी। एक तरफ अपनी माँ और एक तरफ अपनी सास का प्यार देखकर अविका की आंखों में आंसू आ गए। नेहा उसे शांत कराते हुए बोली बेटा प्लीज शांत हो जाओ और खाना खाओ। अभिमन्यु ने अविका को देखकर अपनी पलकें झपकाईं तो अविका ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया और सबके साथ मिलकर डिनर करने लगी। अभिमन्यु अपनी बालकनी में बैठा हुआ था, उसके चेहरे पर शिकन साफ साफ दिख रही थी। हालांकि वो अभी एकटक आसमान में दिख रहे चांद को देख रहा था, जिसके आसपास अभी काफी ज्यादा अंधेरा था। अंधेरा बार बार चांद को अपने आगोश में ले रहा था, पर चांद की रोशनी इतनी तेज थी कि वो अंधेरे को चीरते हुए भी जमीन पर अपनी किरणें फैला रही थी। अभिमन्यु अभी चांद को देखने में इतना ज्यादा खो चुका था कि उसे पता ही नहीं चला कब रूम में अविका आ गई। अविका ने चेंजिंग रूम में से अपने कपड़े निकाले और वो वहां से डायरेक्ट बाथरूम में चली गई। वही अभिमन्यु को पता चल चुका था कि अविका रूम में आ चुकी है। लगभग 10 मिनट बाद अविका बाथरूम से बाहर आए। अभी उसके बाद तौलिए से लिपटे हुए थे। उसने अभी ब्लैक कलर का नाइट सूट पहना हुआ था। उसने तौलिए से अपने बालों को आज़ाद किया और उन्हें तौलिए से ही सुखाने लगी। अविका बहुत कम मशीन की मदद से अपने बाल को सुखाया करती थी। उसने बहुत कम अपने बालों पर हेयर ड्रायर का इस्तेमाल किया था। वो ज्यादातर अपने बाल तौलिया से सुखाकर खुले छोड़ देती थी और इसलिए अभी उसके बाल काफी ज्यादा अच्छे थे। अभिमन्यु को पता चल चुका था कि अविका काफी देर से रूम में है, पर फिर भी वो बालकनी से अविका के पास रूम में नहीं आया। अविका ने अपने बालों को तौलिए से आजाद किया और तालियों को सोफे पर रखकर बालकनी में आ गई। वो अभिमन्यु के पास जाकर खड़ी हो गई। अविका अभिमन्यु के पास जाकर बोली मन्यु क्या हुआ आपको, आप यहाँ क्यों खड़े हैं, कुछ हुआ है क्या? अभिमन्यु चांद की तरफ देखकर बिना कोई एक्सप्रेशन के बोला अविका क्या तुम बता सकती हो कि आज तुम इतना उदास क्यों थी? तुम्हारी आंखों में मैंने आज पूरे दिन नमी देखी थी और मुझे सिर्फ सही जवाब चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि मुझे तुम सही जवाब दोगी।
अभिमन्यु के इतने कठोर शब्द सुनकर एक पल को तो अविका कांप सी गई, उसके शरीर में सिहरन सी दौड़ गई, क्योंकि ये पहली बार था जब अभिमन्यु से इतने ज्यादा गर्म लहजे से उससे बात कर रहा था, और वो भी बिना उसकी तरफ देखे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अभिमन्यु के सवालों का जवाब कैसे दे, और इसलिए वो सवालों को जवाब देने की वजह चुपचाप खड़ी रही, और इसलिए अभिमन्यु का गुस्सा बढ़ने लगा। वो एकदम से अविका की तरफ घूम गया और उसके बाजू को गुस्से में पकड़ते हुए बोला, मुझे जवाब दो, आज इतना उदास क्यों थी तुम? तुम्हारी आंखों में मैंने आज नमी देखी थी। क्या मैं कारण जान सकता हूँ कि हमेशा खुश रहने वाली अविका की आंखों में नमी आज क्यों थी? तुम तो ऐसी नहीं थी ना अविका, फिर आज तुम इतना कैसे बदल गई? कैसे? ऐसी कौन सी बात है जिसे सोचकर तुम इतनी ज्यादा उदास हो गई कि तुमने वो बात मुझे भी बताना जरूरी नहीं समझा? अगर मैं तुमसे अपनी सारी बातें शेयर कर सकता हूँ तो तुम्हें भी मुझ पर विश्वास कर अपनी हर एक बात मुझसे शेयर करने का अधिकार है। हम तो एक दूसरे से प्यार करते हैं ना अविका, फिर ऐसी कौन सी वजह आ गई जिसकी वजह से आज तुम इतनी ज्यादा अपसेट हो? और प्लीज अविका, मुझे सिर्फ कारण बता दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, आई प्रॉमिस। और अगर तुमने मुझसे कारण नहीं बताया तो पता नहीं मैं खुद को क्या कर लूंगा। अविका घबराते हो जल्दी से बोली, नहीं नहीं मन्यु, आप खुद को कुछ नहीं कर सकते हैं, जान से ज्यादा प्यार करती हूँ मैं आपको, आपके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। आपके सामने मेरी जान की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि मैंने आपसे खुद से भी ज्यादा भरोसा कर प्यार किया है, और जहाँ प्यार और भरोसा दोनों होता है ना मन्यु, वहाँ सब कुछ कुर्बान होता है। कहकर उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। अभिमन्यु अविका के गालों पर हाथ रखकर उसके आंसू अपने अंगूठे से साफ करते हुए बोला, अगर इतना ही प्यार और भरोसा करती हो मुझ पर तो मुझे बताओ कि तुम आज इतनी उदास क्यों थी? क्यों तुम्हारी आंखों में नमी थी? क्यों तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान होकर भी तुम्हारे दिल में दर्द था? क्यों अविका, क्यों? जवाब दो मुझे। अविका कुछ कहने को हुई कि अचानक उसके सिर में तेज दर्द हुआ। उसने दर्द की वजह से अपनी आंखें जोर से भींच ली और अपनी 3 उंगलियां अपने माथे के बीच में रख ली। अभिमन्यु परेशान होकर अविका को आवाज देने लगा, पर अविका अभिमन्यु की आवाज सुन ही नहीं पा रही थी। उसने जब अपनी आंखें खुली तो उसके सामने अविका खड़ी थी। अविका को देखकर मानसी एक पल को थम सी गई। अभिमन्यु मानसी को आवाज देते हुए परेशान होकर बोला, अविका क्या हुआ है तुम्हें? मुझे जवाब दो। रियल वाली अविका की आंखें में अभी आंसू थे। वो अभी अभिमन्यु को देख रही थी, जिसके चेहरे पर अभी मानसी के लिए फिक्र साफ साफ दिख रही थी। वही मानसी के दिल में बहुत तेज दर्द हो रहा था। वो चीख चीख कर रोना चाहती थी, पर उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। वो अभिमन्यु की तरफ देखकर बोली, मन्यु मुझे जाना चाहिए, मैं शायद गलत जगह पर आ गई थी, क्योंकि मेरी तो जगह यहाँ कभी थी ही नहीं, मैं किसी और की जगह पर आ गई। मन्यु मेरा तो ये परिवार कभी था ही नहीं, पर जानते हो कि मैंने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को हमेशा खुद से आगे रखा है। तुमने मुझे बहुत प्यार दिया है अभिमन्यु, और इस प्यार के बदले में तुम्हें तुम्हारा प्यार अविका तुम्हें वापस करती हूँ। जिससे तुम प्यार करते थे मैं तुम्हें वापस करती हूँ, उससे हमेशा खुश रहना अभिमन्यु। अभिमन्यु गुस्से में चीखते हुए बोला, जस्ट शट अप मानसी, जस्ट शट अप, तुम्हारे मुंह से अब एक शब्द भी और नहीं निकलेगा, समझी तुम? काफी देर से मैं तुम्हारी सारी बातें सुन रहा हूँ और पूरे दिन तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर मेरा दिमाग खराब हो चुका है। इससे ज्यादा अगर तुमने कुछ और कहा तो सच बता रहा हूँ मैं कुछ कर बैठूंगा। आई स्वेयर कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन खुद को तो कर सकता हूँ ना। वही मानसी के चेहरे पर तो हैरानी साफ साफ दिख रही थी, वही पीछे खड़ी अविका के चेहरे पर भी हैरानी साफ साफ दिख रही थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी, क्योंकि जिस तरह से अभिमन्यु ने मानसी का नाम लिया था ना तो मानसी को समझ में आ रहा था इसका कारण, और ना ही अविका को समझ में आ रहा था। उन दोनों को ही समझ में नहीं आ रहा था कि अभिमन्यु ने अभी मानसी का नाम क्यों लिया। क्या अभिमन्यु को पता चल चुका था कि अविका के शरीर में अभी मानसी है? मानसी हैरान होकर बोली, मन्यु आपको कैसे पता है कि मैं मानसी हूँ? प्लीज जवाब दीजिए मन्यु। अभिमन्यु ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और वो पीछे मुड़ गया। उसने जब अपनी आंखें खोली तो उसके सामने अविका की सोल खड़ी थी। अविका को देखकर उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। वो अविका के पास चला गया और ये देखकर मानसी का दिल धक से रह गया, पर फिर भी वो अभिमन्यु और अविका को देख रही थी। अभिमन्यु अविका के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने देखा अविका की आंखें लाल थी, शायद वो रो रही थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया अविका को छूने के लिए, लेकिन उसका हाथ तो अविका के शरीर से आर पार हो गया। अविका हल्की से मुस्कुराते हुए बोली, कैसे हो अबे? अभिमन्यु अविका को देखने लगा और उसने हाँ में अपना सिर हिला दिया। अविका हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, तुम अभी भी नहीं बदले हो अभे? हाँ, बस थोड़े खड़ूस की जगह अच्छी बन गए हो। शायद ये मानसी की आने की वजह से है, क्योंकि मैं तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाई ना। अभिमन्यु जल्दी से बोला, नहीं अविका, तुम जानती हो ना मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है और हमेशा करता रहूंगा। तुम जान हो मेरी और हमेशा रहोगी। तुम पहला प्यार हो मेरा, और पहला प्यार हमेशा दिल में रहता है, वो कभी बुलाई से भी नहीं भुलाया जा सकता है।
अविका अभिमन्यु की बात सुनकर खुश होने की जगह मानसी को देखने लगी, जो उन दोनों को ही देख रही थी। हालांकि मानसी के चेहरे पर अभी कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे, पर फिर भी उसकी आंखों में नमी साफ साफ दिख रही थी। अविका अभिमन्यु की तरफ देखकर सवालिया नजरों से बोली, लेकिन अभी तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे शरीर के अंदर मैं नहीं बल्कि मानसी है? अविका का सवाल सुनकर मानसी भी अभिमन्यु की तरफ आकर बोली, हाँ मन्यु, प्लीज हमें बताओ, तुम्हें कैसे पता चला और क्या तुम्हें सब कुछ पहले से पता था कि मैं तुम्हारी पत्नी अविका नहीं बल्कि मानसी हूँ? अभिमन्यु मानसी की तरफ देखकर बोला, हाँ मानसी, क्योंकि पुनर्जन्म सिर्फ तुम्हारा ही नहीं बल्कि मेरा भी हुआ था। अभिमन्यु की बात सुनकर अविका और मानसी दोनों हैरान हो गई। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो अभी कैसे रिएक्शन दे। तो क्या अभिमन्यु को सब कुछ पता था? अविका हैरान होकर बोली, अभी इसका मतलब तुम्हें पहले से ही पता था कि मेरे शरीर में मानसी है और मैं नहीं? अभिमन्यु ने हाँ में सिर हिला दिया और ये सुनकर अविका 2 कदम पीछे हट गई। वो खुद से ही बोली, इसका मतलब है कि अभिमन्यु को शुरू से पता था कि मैं उसके पास नहीं हूँ बल्कि मेरे शरीर में तो मानसी है, और इसके बावजूद भी वो मानसी से प्यार करने लगा। मानसी भी हैरानी से अभिमन्यु को देख रही थी, और देखे भी क्यों ना, उसे खुद भी हैरानी हो रही थी कि अभिमन्यु को पता था कि उसकी वाइफ के शरीर में अभी वो है, फिर भी अभिमन्यु उसे प्यार करने लगा। क्या सच में अभिमन्यु अविका से प्यार भी करता था? और अगर प्यारा अभिमन्यु अविका से करता था तो उस इतनी जल्दी मानसी में ऐसा क्या दिखा कि वो मानसी को पसंद करने लगा? अभिमन्यु मानसी का हाथ पकड़कर बोला, जानता हूँ कि तुम्हारे मन में ये ख्याल आता होगा कि मैं उससे प्यार करता हूँ, फिर तुम्हें कैसे खुद से दूर नहीं जाने दे रहा हूँ, पर मानसी, मैं अविका से बहुत प्यार करता हूँ और अभी भी करता हूँ। मानसी ने अपनी आंखें बंद कर ली और वो अपनी हाथों में से अभिमन्यु के हाथ को अलग करके बोली, जानती हूँ मन्यु, ये बात मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम मुझे नहीं अविका को पसंद करते हो, और इसके बावजूद भी मैं तुमसे प्यार करने लगी। और मन्यु, मुझे भगवान ने पता नहीं क्यों अविका के शरीर में पुनर्जन्म दे दिया। भगवान ने हम तीनों की जिंदगी के साथ ऐसा क्यों किया? लेकिन मैं क्या करूं मन्यु, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अविका अभिमन्यु की तरफ देखकर बोली, अभिमन्यु, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, और इसी प्यार की खातिर क्या तुम मेरी एक लास्ट बात मानोगे? अभिमन्यु परेशान होकर बोला, प्लीज अविका, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं तुम्हारी हर एक बात मानूंगा, तुम बोलो तो सही, तुम जो बोलोगी मैं वही करूंगा, पर प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। वही मानसी ने जैसे ही अभिमन्यु के मुंह से ये सब सुना, वो तुरंत बालकनी से रूम की तरफ भाग गई और रूम से बाहर निकल गई। वो वहां से डायरेक्ट गार्डन में चली गई। मानसी गार्डन में आकर घुटनों के बल बैठकर जोर जोर से रोने लगी। अब हल्की हल्की बरसात भी होने लगी थी, और इसी वजह से बरसात में उसके आंसू जो कि लगातार बहे जा रहे थे, पता ही नहीं चल रहे थे। अविका अभिमन्यु की तरफ देखकर बोली, अभी मैं चाहती हूँ कि तुम मानसी के साथ अपनी बाकी की जिंदगी बिताओ। मैं चाहती हूँ कि तुम उसके साथ खुश रहो। शायद इसीलिए भगवान ने दोबारा मुझे मेरे शरीर में पुनर्जन्म नहीं दिया, पता नहीं क्यों, पर भगवान ने मुझे वापस ही क्यों भेजा तुम्हारे पास, जब वो मुझे तुमसे दूर करना चाहते थे। और इसका जवाब मैं उनसे मानकर ही रहूंगी। तुमने मुझसे कहा था ना अभी कि हम सातों जन्म तक साथ में रहेंगे। मैं वादा करती हूँ अभिमन्यु कि मैं अगले जन्म तुम्हें जरूर मिलूंगी। हमारी एक नई दास्तान शुरू होगी, लेकिन तुम्हें हमारे प्यार का वास्ता, तुम मानसी को प्यार करोगे। मुझे पता है तुम मानसी से प्यार करते हो, और मैं ये भी जानती हूँ कि मैं तुम्हारा पहला प्यार थी, जिसे पाने के लिए तुमने सब कुछ कर लिया था। लेकिन अभिमन्यु, मेरी गलतियों के चलते मुझे भगवान ने सजा दी, और जब तक मेरी सजा पूरी नहीं होगी मैं चाहकर भी अपने शरीर में नहीं आ सकती हूँ, क्योंकि भगवान ने मुझे यही सजा दी है। पर मैं वादा करती हूँ अभिमन्यु कि मैं अगले जन्म तुमसे जरूर मिलूंगी, और हमारी एक नई दास्तान शुरू होगी जिसमें सिर्फ हम दोनों के लिए प्यार ही प्यार होगा। अभिमन्यु अविका का हाथ पकड़ने के लिए हुआ, पर फिर से उसका हाथ आर पार हो गया। वो खुद से ही बोला, प्लीज अविका, एक बार मुझे हक तो करने दो, कहकर उसने जैसे ही अविका को गले से लगाया, तुरंत अविका उससे गले से लग गई, और जैसे उसे ये फील हुआ उसने कसकर अविका को अपने गले से लगा लिया। अविका अभिमन्यु के गले मिलकर जोर जोर से रोने लगी। अभिमन्यु ने अविका को शांत किया और वो उसके माथे पर किस करते हुए बोला, अविका, पता नहीं भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, बट मैं वादा करता हूँ अविका कि अभिमन्यु अगले जन्म में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा होगा। अविका ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया और अपने पैरों के बल खड़े होकर अभिमन्यु के होठों पर अपने होंठ रख दिए। वही अभिमन्यु भी अविका को फील कर कर किस करने लगा। अविका और अभिमन्यु दोनों की आंखें से आंसू निकलकर मिल गए, क्योंकि उन दोनों को ही पता था कि ये उनकी फर्स्ट एंड लास्ट किस है। किस करते करते कब अविका गायब हो गई अभिमन्यु को पता ही नहीं चला। वो हैरान होकर इधर उधर देखने लगा, पर उसे कहीं भी अविका नहीं मिली। मानसी घुटनों के बल बैठकर जोर जोर से रो रही थी। रोने की आवाज गार्डन से बाहर न आ जाए इसलिए उसने अपनी मुंह पर हाथ रखा हुआ था। रात के 12:30 बज चुके थे, इसी वजह से अभी विला में ज्यादातर लोग सो ही रहे थे, और बॉडीगार्ड्स की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी मैडम के पास जाकर पूछ सके कि उन्हें क्या हुआ है।
कोई अगर ध्यान से मानसी को देखता तभी उसे पता चल पाता कि गार्डन में कोई इंसान मौजूद भी है। मानसी आसमान की तरफ देखकर बोली, क्यों भगवान जी, क्यों तुमने अविका के साथ ऐसा किया? क्यों तुमने मुझे अविका का शरीर दिया? तुम किसी और के शरीर में मेरा पुनर्जन्म नहीं कर सकते थे? और अगर आपको अविका को दूसरा मौका देना ही था तो उसे उसके ही शरीर में वापस क्यों नहीं किया आपने? आप क्यों हमेशा ऐसा करते हैं? आज मेरी वजह से एक पति पत्नी का जोड़ा बिछड़ गया, सब कुछ मेरी वजह से हुआ और मैं कुछ नहीं कर पाई, मेरे बस में कुछ नहीं है। मैं कैसे कैसे अविका का शरीर उसके शरीर में वापस करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भगवान जी, मैंने तो सुसाइड किया था ना, मेरी तो जीने की कोई इच्छा ही नहीं थी, फिर आपने मुझे क्यों जीवित रखा? और जिसकी जीने की इच्छा थी उसे उसके ही शरीर से अलग कर दिया। आप हमेशा ऐसे नाइंसाफी क्यों करते हैं? सब आपको भगवान मानते हैं, सब आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप हमेशा हर किसी के साथ इंसाफ करते हो। मानसी रोते हुए बोली, फिर आपने क्यों आपने अविका के साथ नाइंसाफी की? क्या उसका प्यार सच्चा नहीं था? अरे उसने जो भी कुछ किया था दूसरों के कहने पर किया, उसकी सजा उसे इतनी बड़ी तो नहीं मिलनी चाहिए थी कि आपने उसे, उसके परिवार, उसके पति से सबसे अलग कर दिया। जानती हूँ कि मैं अभिमन्यु से बहुत प्यार करती हूँ और शायद मेरे लिए उससे दूर जाना बहुत मुश्किल भी हो जाएगा, लेकिन मैं चली जाऊंगी क्योंकि मुझे पता है अविका का सबसे पहला अधिकार अभिमन्यु पर है और अभिमन्यु का भी सबसे पहला अधिकार अविका पर है। प्लीज अविका को अभिमन्यु की जिंदगी में वापस भेज दो, प्लीज भगवान जी, प्लीज कोई तो रास्ता होगा ना, अविका को वापस उसके प्यार, उसके परिवार में भेज दो। कहकर वो जोर जोर से रोने लगी। वो रो ही रही थी कि अचानक वो आसमान की तरफ देखने लगी और अचानक एक जोर से बिजली कड़की और मानसी के शरीर में तेजी से प्रकाश हुआ और इसी के साथ मानसी बेहोश होकर गार्डन में गिर गई। सुबह के 7:00 बजे के करीब मानसी को होश आया। उसने जब अपनी आंखें खोली तो उसे देखा लगभग सारे लोग ही उसके रूम में मौजूद थे। एक पल को वो हैरान हो गई और घबराते हुए उठकर बैठ गई। नेहा परेशान होकर जल्दी से उसके पास आकर बोली, अविका बेटा कैसी हो, तुम ठीक हो ना? अविका ने हैरान होकर उन सब लोगों को देखा क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अभी क्या जवाब दे और क्या नहीं, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र अभिमन्यु पर पड़ी जो कि उसको ही देख रहा था तो उसने अभिमन्यु को इशारा करके पूछा, मैं क्या जवाब दूं अब? अभिमन्यु मानसी की हालत देखकर बोला, एक्चुअली एवरीवन, आप सब लोग अविका से बाद में बात कर लेना, फिलहाल अभी वो सोकर उठे इसलिए सब लोगों को कंफ्यूज होकर देख रही हैं, तब तक मैं उसकी कंफ्यूजन भी दूर कर दूंगा। सारे लोगों ने हाँ में सिर हिला दिया और वो लोग वहां से चले गए। मानसी उठकर जल्दी से अभिमन्यु के पास जाकर बोली, मन्यु मुझे क्या हुआ था? मैं तो गार्डन में थी ना, फिर मैं यहाँ, और अविका कहाँ है बताओ ना, और मैं अभी तक अविका की बॉडी में क्या कर रही हूँ बताओ मन्यु। अभिमन्यु उसे शांत कर कर बोला, रिलैक्स मानसी, अविका चाहकर भी तुम्हारी बॉडी में नहीं आ सकती क्योंकि अविका के हाथ में नहीं है कि वो तुम्हारी बॉडी के अंदर आ सके, वो कितनी भी कोशिश कर ले फिर भी वो तुम्हारी बॉडी में नहीं आ सकती। मानसी की आंखों में आंसू आ गए और वो रोते हुए बोली, लेकिन क्यों अविका अपनी खुद की अपनी बॉडी में नहीं आ सकती? क्यों? अगर वो खुद की ही बॉडी में नहीं आ सकती तो उसे धरती पर भगवान ने क्यों भेजा? क्यों? मन्यु मुझे जवाब दो। अभिमन्यु ने अविका को अपने गले से लगा लिया और वो उसे शांत करने लगा क्योंकि जवाब तो उसके पास भी नहीं था। आखिर अभिमन्यु अविका को जान से ज्यादा प्यार करता था। उसके दिल में बहुत दर्द हो रहा था कि जिसको वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था आज वही उसके पास आने के लिए तरस रही थी, पर अभी उसे मानसी को भी संभालना था क्योंकि उसमें तो उसकी कोई गलती नहीं थी ना। शाम के समय मानसी बालकनी के झूले में बैठी हुई थी। अभी शाम के 5:00 बज गए थे। बारिश का सीजन होने की वजह से मौसम अभी बेहद ही ज्यादा सुहावना हो चुका था। हल्की हल्की धूप, हल्के हल्के बादल जो कि बार बार सूरज को अपने आगोश में लेकर किरणों को छुपाने की नाकाम सी कोशिश कर रहे थे। मानसी के दिमाग में बार बार अविका की बातें गूंज रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की और बंद आंखों से अविका को बुलाया और जब उसने आंखें खोली तो उसके पास झूले पर अविका बैठी उसी को ही देख रही थी। मानसी उसकी तरफ देखकर बोली, अविका तुमने क्यों ऐसा किया? तुम क्यों अपने शरीर में वापस नहीं आ सकती हो? जानती हो मैं घुट घुट कर जी रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मैं तुम्हारे और अभिमन्यु के बीच में आई हूँ। तुम प्लीज अपनी जिंदगी में वापस आ जाओ। अविका ने मानसी का हाथ पकड़ा और वो उसके हाथों पर अपना हाथ रखकर बोली, मानसी तुम पता है मुझको क्या सजा मिली है? मुझे सजा मिली है कि मुझे अपने प्यार को, अपने परिवार को दूर से देखना है। मैं चाहकर भी किसी के पास नहीं आ सकती हूँ, किसी से बातें नहीं कर सकती हूँ। मुझे सजा मिली है कि मैं अपने प्यार को किसी और की बाहों में देखूंगी। मुझे सजा मिली है कि जिसको मैंने तरसाया था वो परिवार मेरी आंखों के सामने होकर भी मेरा नहीं होगा। मुझे सजा मिली है कि जिस प्यार को मैंने तड़पाया है वैसे ही मैं तड़पूंगी और यही मेरी सजा है। तो तुम ये सब कुछ
अपने ऊपर नहीं ले सकती हो कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि गलती तुम्हारी कहीं से भी कहीं तक नहीं है, क्योंकि तुमने अपनी जान अपनों की वजह से गंवाई है। तुमने अपनों को ठुकराया था और जिसकी वजह से भगवान ने तुम्हें ये सजा दी है कि अपनों का प्यार जिंदगी में सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो प्लीज मानसी, तुम अभिमन्यु मेरे प्यार को संभाल लेना। जानती हो आज मैं तुमसे सिर्फ आखिरी बार मिलने आई हूँ, इसके बाद में कभी भी किसी को भी नहीं देख सकती हूँ और ना ही तुम्हारे बुलाने पर आ सकती हूँ। तो प्लीज मेरे परिवार को खुश रखना। उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। और रही बात मेरी और अभिमन्यु की, तो हम अगले जन्म में जरूर मिलेंगे और हमारी दास्तां सबसे अनोखी होगी। अचानक दरवाजा खोलने की आवाज आए और मानसी का ध्यान दरवाजे की वजह से अविका से हट गया और जब उसने वापस से अपने पास में देखा तो वहां पर अविका नहीं थी। उसके कानों में नेहा की आवाज आएगी, उसे जल्दी से अपने आंसू को पोंछा और रूम में आ गई। नेहा जो कि बालकनी में ही आने वाली थी, उसने जैसे ही मानसी को देखा वो उसके पास जाकर बोली, अविका बेटा अब हमें दिल्ली जाना चाहिए, फ्लाइट का टाइम हो चुका है, हम तुमसे मिलने आए थे। मानसी ने नेहा को अपने गले से लगा लिया और वो नेहा के गले मिलकर रोने लगी। नेहा, जिसे समझ में नहीं आ रहा था कि अभी अविका क्यों रो रही है, वो उसके सिर पर हाथ फिराते हुए बोली, अरे अविका बेटा क्यों रो रही हो तुम, हम क्या तुमसे दूर थोड़ी ना जा रहे हैं, अगर तुम्हें घर की जरा सी भी याद आए तो तुम दिल्ली आ जाना। मानसी ने हाँ में सिर हिलाया और वो दोनों वहां से नीचे आ गई। अविका से मिलकर राजवीर जी और नेहा दोनों वहां से दिल्ली के लिए निकल गए। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे और बीते दिनों के साथ सब कुछ सही होता जा रहा था, पर मानसी के लिए अभी भी कुछ नहीं बदला था। अभिमन्यु हमेशा मानसी को खुश रखने की कोशिश में लगा रहता था, हालांकि मानसी हमेशा अभिमन्यु को देखकर खुश होने की कोशिश करती थी। अविका भी सीढ़ियों से नीचे आ रही थी कि अचानक उसका ध्यान सीढ़ियों पर ना होने की वजह से उसका पैर लड़खड़ा गया और वो जैसे ही गिरने को हुई कि पीहू ने उसे पकड़ लिया। पीहू परेशान होकर बोली, भाभी आप ठीक हो ना, आप दोनों को कुछ हुआ तो नहीं, आपका बेबी ठीक है ना। मानसी ने हाँ में सिर हिला दिया और उसने अपने पेट पर हाथ रख दिया। उसके पेट पर हाथ रखते ही उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, क्योंकि मानसी अभी 3 मंथ प्रेग्नेंट थी। वो खुद को संभालते हुए बोली, हाँ वो मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है और बेबी को भी कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। पीहू गहरी सांस लेते हुए बोली, ओह भाभी आपने तो मुझे डरा ही दिया। आपको पता है अभिमन्यु भैया ने आपका खास तौर पर सबसे ज्यादा ध्यान रखने के लिए सबको कहा है, तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि आप बिल्कुल ठीक रहे और बेबी भी एकदम हेल्दी रहे। मानसी ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे, पर बीते दिनों के साथ अभिमन्यु का रवैया हद से ज्यादा बदलता जा रहा था। वो खड़ूस से और भी ज्यादा खड़ूस बनता जा रहा था। उसके लिए ना पहले इंसानों की कोई कीमत थी और अब ना ही उसके सामने इंसानों की कोई कीमत थी। जो भी इंसान किसी भी इंसान के साथ बुरा करता था, अभिमन्यु उसे मौत के घाट उतार देता। वो अब दुनिया में नंबर 1 बिजनेसमैन नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड का भी किंग बन चुका था, क्योंकि वैभव ने अंडरवर्ल्ड से आज़ादी ले ली थी। थक चुका था वो लोगों का खून करते करते और वो बिजनेसमैन बनकर पीहू के साथ अंडरवर्ल्ड की दुनिया से बहुत दूर आ चुका था। पर एक बार वो अंडरवर्ल्ड की दुनिया से जुड़ गया था तो उसके लिए साधारण सी जिंदगी जीना इतना भी आसान नहीं था, और इसलिए अभिमन्यु ने वैभव को अपने साथ ही ले लिया और दोनों भाई बिजनेस की दुनिया के साथ साथ अंडरवर्ल्ड की दुनिया के भी किंग बन गए। हालांकि वैभव और अभिमन्यु दोनों बाहर दुनिया में खड़ूस और शैतानों के राजा माने जाते थे, लेकिन वो घर आते ही बिल्कुल चेंज हो जाते थे। दोनों का ही बिहेवियर दोनों की पत्नी के सामने सबसे ज्यादा प्यारा और स्वीट था। दोनों ही अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकते थे। वही इतने दिनों में तनुजा और देवांश की भी शादी हो चुकी थी। हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी, पर अविका की यादें मानसी के दिमाग में गूंज रही थी। अभिमन्यु और अविका के बीच में वो आ गई, यही सवाल उसके दिमाग से निकल नहीं रहा था। उसे यही लग रहा था कि सब कुछ उसकी वजह से हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं था। अभिमन्यु भी उसे समझाते समझाते थक गया था। उसे हमेशा यही समझाता था कि जो भी किया है वो भगवान की मर्जी से हुआ है। मानसी को पुनः जन्म मिलने के साथ कुछ शक्तियां भी मिली थी, जिसकी वजह से वो लोगों का भविष्य जान सकती थी, इसीलिए उसने कई बार अभिमन्यु और वैभव की जान बचाई थी। पर जब भी वो किसी की जान बचाती उसकी खुद की उम्र कम होती जाती। ये बात ना अभिमन्यु को नहीं पता थी, लेकिन ये बात मानसी को शुरू से ही पता थी कि वो अगर किसी की भी जिंदगी बचाएगी तो उसकी जिंदगी कम होती जाएगी। इसके बावजूद भी वो लोगों की जिंदगी बचाती थी, और जिस दिन ये बात अभिमन्यु को पता चली उसने मानसी का घर से बाहर जाना ही बंद करवा दिया। हेलो दोस्तों, जानती हूँ कि आप सब लोगों के लिए अविका के लिए बुरा लग रहा है और कुछ लोगों के लिए मानसी के लिए बुरा लग रहा है, पर गाइस मैं अपनी कहानी सबसे ज्यादा हटकर बनाना चाहती हूँ और मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं अपनी इस कहानी में किसी के लिए भी नाइंसाफी नहीं करूँगी। जानती हूँ कि आप लोग मुझसे क्या कहना चाहते हो, क्योंकि मैं आप सारे लोगों के सारे कमेंट पढ़ रही हूँ और मुझे पता है कि आप लोग क्या सोच रहे हैं, बट आप लोग मेरी कहानी को पढ़ लो और समझ लो, क्योंकि सारे किरदार अपनी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। मानसी ने किसी के साथ बुरा नहीं किया
दिया था और उसके हाथ में भी नहीं था कि वो अविका की जिंदगी में आए और चली जाए। उसके हाथ में कुछ भी नहीं था क्योंकि उसे पुनर्जन्म भगवान ने दिया था, और ना ही अविका के हाथ में था कि वो वापस से अपने शरीर में चली आई, क्योंकि ये उसकी सजा थी। उसने अपने परिवार के साथ, अपने पति के साथ बहुत बुरा किया था। तड़पे थे वो लोग उसके प्यार के लिए, तो उसका भी तो हक बनता है कि वो तड़पे अपनों के लिए। एंड हाँ, भगवान ने उसे दूसरा मौका जरूर दिया है, और इसलिए अभिमन्यु और अविका की एक नई दास्तान शुरू होगी। मैं कल अविका और अभिमन्यु की एक नई दास्तान शुरू करूंगी, और आई प्रॉमिस कि उसमें सब कुछ अलग और हटकर होगा जैसे कि मेरी इस कहानी में है। और हाँ, ये मानसी और अभिमन्यु के लास्ट एपिसोड था, लेकिन कल से शुरू होगा अविका और अभिमन्यु की एक नई दास्तान, जो दिल से शुरू होकर दिल पर ही खत्म होगी, पर अविका और अभिमन्यु की जिंदगी एक होगी।